अमित अनिल चंद्र शाह बहुत खतरनाक है। अभी जो लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं वो मोदी जी को भगवान कहेंगे जिस दिन अमित शाह पावर में आ गए। पाकिस्तान जब टूटने पर आएगा ना, हर आदमी अपना अपना हिस्सा लेकर के आगे। सिंध कौन लेगा? सिंध हम लेंगे, क्योंकि हमारे जनगण मन में जो एक चीज अधूरी है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। ये कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछना था। मेरा स्टूडेंट ये आया, मेरा स्टूडेंट का ये रैंक आया, ऐसा है कि सिर्फ लगाया है बिल्कुल? आया तो होगा ही ना रैंक, तभी तो। जिस दिन बच्चे का नंबर आता है उसी दिन बच्चे के घर पे 4 या 5 कोचिंग वाले पहुंच जाते हैं। ये लीजिए आप 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर। इतना ऑफर? इतना बड़ा ऑफर? हाँ, अब मैं खुद का नुकसान कर रहा हूँ। ये सवाल आपने क्यों पूछा? कि चाइना के खुद के पास कुछ पानी का है ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो वाटर के लिए ही होगा। पानी इज द इशू। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल नहीं था। पाकिस्तान ने फौज भेज के कब्जा लिया, तभी हमने कर लिया तो हमारा हो जाता। बलूचिस्तान ने बोला था कि हम भारत का ऑटोनोमस रीजन बनने को तैयार है। नेहरू जी ने कहा हम क्या करेंगे, इतना दूर पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान को रहने दो। नेहरू जी ने ऑलमोस्ट सबको मना कर दिया। हमारे रॉ, हमारे एनआईए भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मतलब डोवाल साहब बहुत बिजी रहते होंगे। बहुत। इस देश में 98% कोचिंग्स बच्चों का, टीचर्स का, दोनों का शोषण करती हैं। 98% कोचिंग्स। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज जियो पॉलिटिक्स करेंगे अपने पॉडकास्ट। अंकित दुबे जी, कैसे हो सर? बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? बस बस बढ़िया बढ़िया। चाइना की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, बांग्लादेश की भी बात हो रही है, पर पीओके की कोई बात ज़्यादा कर नहीं रहा है। तो क्यों छुपाया जा रहा है कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब जिस चीज़ की बात न हो, आप समझ जाइए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और होम मिनिस्टर साहब हैं, उनका शायद टारगेट वही है। दूसरा पॉइंट, अब 370 में बदलाव करने के बाद वहाँ पर तेज़ी से रिफॉर्म्स करो जो वहाँ पर हो रहे हैं। करेक्ट। आप स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल की बात कर रहा हूँ, लगभग 5,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया। दुनिया की सबसे ऊंची रेल जिस ब्रिज पे चलेगी वो कश्मीर में बन रहा है, चेनाब के ऊपर बन रहा है। दुनिया की सबसे गहरी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग वो जम्मू कश्मीर में बना दी। जम्मू कश्मीर में अगर आप जाकर के देखेंगे तो जो जीडीपी है उनकी, वो पिछले 4 साल में 1 लाख करोड़ बढ़ चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपया। ऐसे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो टूरिज़्म पहले लगभग 1.5 करोड़ था, 1 साल का 1.5 करोड़ लोग जाते थे, अब लगभग 2.5 करोड़ लोग जा रहे हैं। इवन मॉल भी बन रहा है वहाँ पर। हाँ, मॉल बन रहा है वहाँ पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं वहाँ पर, थिएटर्स बन रहे हैं, 4 बड़े थिएटर्स खुल गए वहाँ पर। थिएटर पहले अलाउड नहीं था वहाँ पर अलाउड नहीं था, वो तोड़ दिया था। वो तोड़, अब 4 बने हैं 2022 में। आईआईटी वहाँ पर है, आईआईएम वहाँ पर है, 2 एम्स वहाँ पर हैं। और आप हैरान होंगे, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी चीज़ों को रखने वाला पहला राज्य बना है जम्मू कश्मीर। आईआईटी, आईआईएम, 2 एम्स रखने वाला। 2 एम्स। अच्छा, और किसी में नहीं है? यूपी में भी नहीं है ना, अभी काम चल रहा है वहाँ, खुद चालू भी हो गया। तो ये इतना फास्ट क्यों? क्योंकि पता था कि हमको यहाँ का डेवलपमेंट इतना तेज करना है कि पीओके वाले जो कश्मीरी हैं जिन पर कब्जा किया जा चुका है, वो अपने आप देख करके बोलें कि अरे हमें भी ऐसी चाहिए, हमें भी ऐसी चाहिए। हम बाय फोर्स नहीं ले सकते, हमें बाय वर्क लेना पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद ट्रम्प चचा आ गए। हम ट्रम्प जी को ट्रम्प चचा बोलते हैं प्यार से। उसके बाद ट्रम्प चचा आ गए। अब हम वो कर सकते हैं कि भाई जहाँ पर पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाए, पावर दिखा सकते हैं, अपनी इंटरनल चीज़ें कर सकते हैं। तो आप देखिए पिछले 1.5 साल में आपने अननोन मैन देखे होंगे, अननोन गनमैन ने उसको मार दिया, अननोन गनमैन ने इसको मार दिया, तमाम तरह की उसमें बातें हैं। आपने इसी बेस देखा, जब से ट्रम्प आए तब से बलूचिस्तान वाली जितनी भी इवेंट्स हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। इवन तालिबान के भी हो गए। उधर से तालिबान अटैक करता है खैबर पख्तूनख्वा में, उधर पाकिस्तान में तहरीक तालिबान है, इधर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी है, उधर पाकिस्तान में आप देखेंगे कि कुछ अननोन गनमैन है, उधर पीओके में रिबेलियन धीरे धीरे अपने रिबेलियस नेचर को दिखा रहे हैं, हालांकि उनकी चीज़ को टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा है। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रैक्शंस पाकिस्तान में हो गए, वो भी पिछले 3-4 महीने में देखने को मिल रहे हैं। ये पहले भी थे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अभी बनी है ऐसा नहीं है, पहले भी थे। तालिबान पहले भी था, तहरीक तालिबान पहले भी था, लेकिन एकदम से इनकी हरकतें सामने आ गई। ऐसा लग रहा है कि उनको सपोर्ट मिल गया किसी चीज़ का, जैसे अंदर ही अंदर उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि पीओके की खबर बाहर ना जाए। आप जानिए इस बात, और भारत की सरकार भी यही चाहती है
कि पीओके की खबर बाहर ना आए, पीओके चर्चा का विषय ना बने। ओ अच्छा। जी, अगर वो चर्चा का विषय बन जाएगा तो पाकिस्तान वहाँ अलर्ट हो जाएगा। पाकिस्तान तो चलो वैसे भी अलर्ट है ही, उसे पता है कि भारत मौके की तलाश में रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जो इंटरनल कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं जो इस चीज़ का इंतजार करते हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत सरकार अपनी कोई फौज भेज देगी तो काम हो जाएगा। फौज नहीं भेजेगी। पाकिस्तान जब टूटने पर आएगा ना, तो हर आदमी अपना अपना हिस्सा लेकर के आगे भागना चाहेगा। जब एक तरीके से बंटवारा होता है तो हर आदमी सोचता है कि जब चीज़ टूट ही रही है तो अपने मनपसंद चीज़ में लेकर के चला जाऊं। बलोच लोग अपना लेके चले जाएंगे, खैबर वालों को तालिबान ले जाएगा, सिंध हम लेंगे। वही मैं आज रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, सिंध कौन भारत लेगा? के पास जाएगा। अब सिंध भारत के पास क्यों जाएगा, इस पर कोई जिक्र नहीं करता। कारण है, हमारे देश में हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अमित अनिल चंद्र शाह। हाँ। वो आदमी बहुत खतरनाक है। खतरनाक नेगेटिव सेंस में नहीं, खतरनाक हमारे दुश्मनों के लिए। अभी जो लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, वो मोदी जी को भगवान कहेंगे जिस दिन अमित शाह पावर में आ गए या फिर उस पोजीशन में आ गए। अमित शाह का जब आप पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे, मैंने उनसे संबंधित लगभग सब किताबें पढ़ी हुई हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वो 12 मार्च 1988 से लगातार डायरी मेंटेन करते हैं और डेली अपना डायरी में मिनिमम 1 पेज लिखते हैं कि आज उन्होंने सुबह से शाम तक क्या किया क्या नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो खुद कहते हैं। इतना फोकस्ड आदमी। उस इंसान के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ये कहते हैं कि इस इंसान का सिर्फ एक सपना है कि अपने भारत को अखंड भारत बनते देखना। उस इंसान ने जब ये सपना देखा हुआ है तो अभी मैं बताऊंगा कि भारत के पड़ोस में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हम हो अब अखंड भारत बन जाएंगे 10 साल में, 15 साल में, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारा एरिया बढ़ने वाला है। और इसमें जो सबसे प्राइमरी चीज़ है वो सिंध है, क्योंकि हमारे जनगण मन में जो एक चीज़ अधूरी है yes. वो सिंध है। वो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये अमित शाह को चुभती है। आप समझ रहे हैं? तो मोदी जी वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहाँ से इंडिया का एरिया बढ़ेगा। हो सकता है मोदी जी बढ़वा भी दें, थोड़ा म्यांमार का, थोड़ा बांग्लादेश का, पीओके भी ले लें, हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। बाकी वही लोग जानते हैं उनकी प्लानिंग क्या है, हम सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उस एरिया को बढ़ाने का काम करेंगे अमित अनिल चंद्र शाह। और अखंड भारत बनाने का अगर सपना कोई वास्तव में साकार कर सकता है आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, सिचुएशनल डिपेंडिंग अपॉन के वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके का है, तो वो करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो जो भी सीक्वेंस चल रहा है ना, आपने पीओके का सवाल पूछा था, मैं लंबा ले गया। जो सीक्वेंस चल रहा है वो सीक्वेंस आजकल 5 साल का नहीं है, ये सीक्वेंस 50 साल का है। अखंड भारत बनाना जहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, हर कोई प्रेम से रह सके जैसे पहले रहता था। उसके लिए आपको बहुत कुछ सेट करना पड़ेगा। दुनिया के कई देश इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि भारत जैसा यूपीआई सिस्टम हम कैसे बनाएं। करेक्ट। इवन अमेरिका के पास भी नहीं है, जापान के पास नहीं है, सिंगापुर के पास नहीं है, बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। यहाँ पे रशिया के शायद राजदूत आए थे या कोई आए थे, उनको एक्चुअली पीएम यूपीआई करके दिखा रहे थे कि देखो अभी मैंने इसको 10 रुपए दे दिए, ही गॉट द मनी। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उनको दिखाया, उनको चाय पीने के लिए लेके गए थे, एंड ही वाज अमेज्ड अबाउट इट। कह रहे वाह आपने 10 रुपए दे दिए इसको। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री कहाँ है, कितने पढ़े लिखे हैं, तो उनसे कह देना कि भाई गुजराती आदमी है, उधर ट्रंप, इधर मोदी। पर ट्रंप इस बार आए हैं तो थोड़ा बहुत सारे बिजनेस जो टेंशन है थोड़े बढ़ गए, जिसके वजह से अभी स्टॉक मार्केट भी इतना क्रैश हो गया था, जो 80,000 81,000 चाहे 75 76 पर आ गया। बेसिकली जो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं अभी रिसेंटली, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही 25% ऑटोमोबाइल्स पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के सारे मोटर्स के जो भी शेयर्स थे वो भी क्रैश हो गए। तो अभी वो लोग, अब जो टेस्ला को प्रोवाइड कर रहा है सोमा कॉमस्टार, उसको भी बहुत खतरा हो गया कि यार मुझे जो प्रोवाइड करने हैं कंपोनेंट्स टेस्ला को, उसका भी शेयर डाउन हो गया। कि ये बार जब मोदी मिलने गए ट्रम्प से तो वैसी फ्रेंडशिप नहीं दिख रही थी जैसे पहले दिख रही थी जब वो पहले गए थे। इस देखिए, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ट्रम्प जो कुछ करेंगे भारत के हित में करेंगे। हाँ और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी जाएंगे तो सब कुछ बड़ा अच्छा होगा। वो क्यों करेंगे? वो अपने देश के हित में करेंगे ना। करेक्ट। ट्रम्प रशिया को फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहते, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रशिया को फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहते, चाइना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, दोस्ती चाहते हैं, ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो दीज आर इंटेंशंस।
तो ट्रम्प की इंटेंशन ये नहीं है कि भारत को नुकसान पहुंचाना है, ट्रम्प की इंटेंशन ये है कि अमेरिका को फायदा पहुंचाना है, उसमें भारत का नुकसान हो सकता है। अब टेस्ला, इसमें एक बात और निकल के आती है कि सरकार ट्रम्प चला रहे हैं, टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क चला रहे हैं। तो सरकार इलॉन मस्क चला रहे हैं, डीप स्टेट वो उनके डीप स्टेट है। एक राइट विंग डीप स्टेट होता है, एक लेफ्ट विंग डीप स्टेट होता है। तो अभी तक हम लोग लेफ्ट विंग के डीप स्टेट से परेशान थे, अभी राइट विंग, अब ये राइट विंग का आ गया, तो ये भी आपको परेशान करेगा। आप ये ना सोचो कि एलोन मस्क या ट्रम्प आपका बहुत फ्रेंडली रहेगा। जहाँ पर आप इनके अगेंस्ट आ रहे होगे या इनके काम में रुकावट आप पैदा कर रहे होगे, ये आपके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलॉन मस्क जो योजना बना रहे हैं, उनका योजना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क की या अमेरिका की चीज़ें ही दुनिया में छाई रहें। करेक्ट। इसमें वो स्टारलिंक लेकर के आ रहे हैं, हाँ। इसमें टेस्ला को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इलॉन मस्क डायरेक्टली सरकारें बदलवाने का दावा कर रहे हैं या कोशिशें कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अपना मार्केट पकड़ना चाह रहे हैं हर क्षेत्र का। और तीसरा ये है कि इससे ट्रंप क्यों उनके कहने पर चल रहे हैं, ट्रंप को फंडिंग मिल रही है और कहीं ना कहीं यूएस का भी इसमें फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं यूएस की CIA, यूएस की मिलिट्री, इलॉन मस्क, तीनों मिलकर के एक ऐसा नेक्सस बनाए हुए हैं जिससे यूएस को फ़ायदा हो रहा है, जिससे इलॉन मस्क को फ़ायदा हो रहा है और इन सब में ट्रंप को फ़ायदा हो रहा है और बाकी सबको नुकसान हो रहा है। उसमें इंडिया भी आया, उसमें इंडिया भी। अभी मैंने एक जगह भी पढ़ा था कि उन्होंने वो पनामा स्ट्रीप भी खरीद ली है, ब्लैक रॉक ने खरीद ली। उन्होंने बोला हाँ ब्लैक रॉक ने खरीद ली पनामा स्ट्रीप। मैंने अभी जस्ट पढ़ा था। यार भाई खरीद ही लिया। और वो ब्लैक रॉक तो भाई सब चीज़ें खरीद ही सकते, इतना पूरे वर्ल्ड के सारे पैसे पूरे उनके फंड हाउस में लगे हुए हैं। अब आप जेफ बेजोस को देख लीजिए। जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, सबको लगता है कि एक कंपनी चला रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है। आप कभी सर्च करना, जेफ बेजोस ने 2013 में वॉशिंगटन पोस्ट में लगभग $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें शेयर्स ले रखे हैं। यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट जो यूएसए में खबरें छापता है, जो सनसनी बनती हैं, जिनको लेकर के लोग कोट करते हैं, उसमें जेफ बेजोस ने पैसा लगा रखा है। क्यों लगवाया अमेरिका ने? क्योंकि उस कंपनी को चलाना है। जेफ बेजोस को क्या फ़ायदा है? अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा, सरकार का सपोर्ट मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा और वो जो जर्नल है वॉशिंगटन पोस्ट, वो सनसनी पैदा करेगा और दुनिया में ट्रेंड सेट करेगा। भारत में आपने सुना होगा कि अभी एक पिछले से पिछले साल खबर आई थी कि अमेरिका में जो ये खालिस्तान मूवमेंट चलाता है, पन्नू को मारने के लिए भारत ने अपना एक स्पाई भेजा था करके। यादव जी पर, एक यादव करके थे, उन पर आरोप लगा था कि यादव नाम के व्यक्ति भेजे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे पन्नू को मारने की कोशिश करी है। ये जो खबर है ये सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। इसका अमेरिका अभी तक प्रूफ नहीं दे पाया है और आपको, हमको, शायद किसी को ये ना पता था अभी तक कि जेफ बेजोस का पैसा कहाँ लगा हुआ है। नहीं। ऐसे ही आपके ये हैं इलॉन मस्क। आज इलॉन मस्क का यूज़ उस तरह से हो रहा है। ऐसे ही आपके ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, क्या नाम है इनका, बिल गेट्स। अमेरिका अपने बिलियनियर्स का यूज़ करता है ट्रेंड सेट करने में, अमेरिका को सेट करने में, और हम सबको उस ट्रेंड में शामिल करता है, हमारे ब्रेन वॉश करता है और हमको कैसे खाता है कि हमें अपने बिलियनियर्स का अपमान करना है। आपके सामने, किसी के सामने हम अडानी का नाम लें तो आपको एक नेगेटिव वाला एक हल्का सा फील आएगा। आपसे मेरा मतलब है एक नॉर्मल इंसान कि भाई गवर्नमेंट ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रही है, वो ज़्यादा पैसे वाला हो गया। कहाँ था पहले वो टॉप 10 में तो कुछ था भी नहीं, अचानक ये टॉप 3 में कहाँ से आ गया। आप अंबानी का नाम कभी लेंगे तो आपको एक नेगेटिव शेड में दिखाया जाएगा अंबानी के बारे में, है ना। तो हमारे देश में अडानी अंबानी को इस तरह से नेगेटिवली प्रोजेक्ट किया गया है कि आज हम लोग उनकी चर्चा तक करना नहीं चाहते। हमें लगता है ये तो मोदी के एजेंट हैं या मोदी के लिए काम करते हैं, जबकि वहाँ पर यूएस में इन्हीं लोगों का सहारा लेकर के काम हो रहा है। अभी आपने ट्रंप का जब इलेक्शन कैंपेन देखा था और इलॉन मस्क खुलेआम बोलता था कि आई वॉन्ट ट्रंप टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मैं ट्रंप पर इतना पैसा लगा रहा हूँ, मैं ट्रंप के लिए ये रैली फंड कर रहा हूँ, मैं ट्रंप के लिए, खुल के बोलता था वो। नहीं तो यहाँ पे इंप्रेशन ऐसा किसने बनाया, बाहर के लोगों ने कि यहाँ के ही कुछ लोगों ने? डीप स्टेट्स ने, वहां से इंप्रेशन बन के आ रहा है डीप स्टेट्स ने। अब डीप स्टेट्स क्या है? कुछ लोग सोचेंगे डीप स्टेट्स क्या होता है। डीप स्टेट्स उन लोगों का समूह है, उन विश्व के उन लोगों का समूह है जो अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिशियन शामिल हैं, कुछ मीडिया वाले शामिल हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वाले शामिल हैं, आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया वाले शामिल हैं। ये सब लोग मिलकर के अपने धंधे को चलाने के लिए, धंधा मीन्स वॉट एवर दे वॉन्ट, चलाने के लिए ट्रेंड सेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से सरकारों के मूव्स तय करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं।
इन सभी को मिला करके कलेक्टिवली डीप स्टेट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल भारत में चुनाव हुए 2024 में, आप चुनाव के वक्त देख लेना, जो भी आदमी यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट डाल रहा था जो मोदी को फेवर कर सकता है, उसकी रीच डाउन कर दी जा रही थी। मैं खुद अपने चैनल पर कंटेंट डालता था, तो जिसमें मैंने यूएसए का जिक्र कर दिया, उस पर येलो डॉलर बनाया जाता था, यानी मोनेटाइज नहीं होता था। अब डाल दूंगा तो नहीं आता। अच्छा। और उस समय जो नेगेटिव कंटेंट थे मोदी को लेकर के, एक लड़का है जर्मनी में रह करके वीडियो बनाता है, उसने वीडियो बनाया था मोदी को लेकर के कि डिक्टेटर है, लगातार डिक्टेटर पे 2-3 उसके वीडियोस आए थे। उसी वक्त क्यों आए? ये डीप स्टेट्स। कौन सी वाली? सोशल मीडिया। किसी ने पैसे दिए होंगे किसी को कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है, वो पैसा देने वाला जॉर्ज सोरोस, बिलियनियर, डीप स्टेट का एजेंट है। वो यूट्यूब वाला जो आपके वीडियो को गिरा रहा है, उसको उठा रहा है, एल्गोरिदम जो उसने सेट की हुई है, वो डीप स्टेट है। आप समझ रहे हैं? जो वो लोग जिस पॉलिटिशियन को जिताना चाह रहे हैं, वो डीप स्टेट का एसेट है। आप पॉलिटिशियन पे आइए, आप गौर कीजिए, पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई थी वो यूके से आई थी कि भारत में एक नेता को, सीएम को क्यों गिरफ्तार किया गया, कुछ इस तरीके से आया था। थोड़े दिनों बाद जर्मनी से आई, थोड़े दिनों बाद यूएन से आई, और उसके बाद यूएस से आई। इस देश में बहुत नेता गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार थे, झारखंड के जो सीएम थे, उनका नहीं आया, उनका तो किसी ने नहीं बोला कुछ। केजरीवाल के लिए इतना परेशान। डीप स्टेट्स, दे आर चॉइस ऑफ डीप स्टेट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल डीप स्टेट का एसेट है। हाँ, वो डीप स्टेट है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ही इज लाइक एन एसेट फॉर डीप स्टेट्स वांट, वो चॉइस है कि भाई ये पीएम बन जाए, ये पीएम बन जाए, या सीएम बन CM जाए, बन पावर में रहे, या इन्फ्लुएंसर रहे पॉलिटिक्स में, ऐसा कुछ रहे कि इसके कहने सुनने से चीज़ों का फर्क पड़े। दूसरा पॉलिटिशियन राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कुछ लोग देखने को मिले। एक आपके शेट्टी थे, सलील शेट्टी नाम है, ऐसा कुछ नाम है उनका, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के। वो राहुल गांधी की रैली में उनके साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं जी? जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो मार्केट को उथल पुथल करा के पैसे कमाता है, और पैसे कमा करके सरकारों का उथल पुथल कराता है। हंगरी में पैदा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त यूएस की भी सिटीजनशिप ले चुका है। वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि दुनिया में ऐसी सरकारों को उखाड़ करके फेंक दूं जो नेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं, राष्ट्रवाद को प्रमोट करती हैं। जॉर्ज सोरोस ने खुद बोला हुआ है कि मैं $1 बिलियन का फंड रेज करूंगा कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंटों को हटाया जा सके, और उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी से करूंगा। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। जॉर्ज सोरोस अकेला बिलियनियर है जो डीप स्टेट्स है? नहीं, ही इज वन ऑफ द प्यादा। देर आर सो मेनी बिलियनियर्स, जॉर्ज सोरोस इज वन ऑफ देम। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया है, मोहम्मद यूनुस से मिलने जॉर्ज सोरोस का बेटा गया था अभी, उसका नाम एलेक्जेंडर है शायद। क्यों गया हुआ है? डीप स्टेट। आप जान रहे हैं? इतना कनेक्टेड है ये, इतना नेक्सस है। जी। अब मैं आपको फैक्ट और बताता हूं। लोग सब कुछ हमारे सामने है, बट हम चूंकि अवेयर नहीं है ना, तो पकड़ नहीं पा रहे। एक फैक्ट और लीजिए, 2024 से पहले भारत में 3-4 आंदोलन होते हैं बड़े, सो कॉल्ड आंदोलन। एक किसान आंदोलन, हालांकि वो 2021 से लगातार हो रहा है, हर 2 साल पे एक बार हो जाता है। फार्म बिल पे ना, फार्म बिल्स पर अभी तो 1 साल बाद हटाया उनको। हाँ, अभी एक साथ हटाया। तो 2024 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, फार्म प्रोटेस्ट दोबारा से हुआ। दिल्ली तक उन्होंने आने की कोशिश की, फिर शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया उनको। केजरीवाल ने बड़ा उनको समर्थन दिया कि साहब हम, ये हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, वगैरह वगैरह। वो बात अलग है कि केजरीवाल ने खुद लाठी मार के उनको हटवाया है अभी। हाँ, उसी वक्त आप गौर करना, लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुआ था, सोनम वांगचुक ने किया था। मैंने उस पर वीडियो बनाया था, लोगों ने मेरा जो है खंडन किया, लोगों ने मेरी विरोध किया, मुझको मोदी का एजेंट बताया, पता नहीं क्या क्या बताया। आमरण अनशन, उसने आमरण अनशन किया था, मैंने वीडियो बनाया था, अभी भी पड़ा हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है। उसने जस्ट चुनाव से पहले ही क्यों किया, और चुनाव आते आते उसने प्रोटेस्ट खत्म क्यों कर दिया? कारण क्या था? ऐसा क्यों है कि उसी वक्त देश में एक के बाद एक रेल जो है पटरी से उतर रही थी, रेल एक्सीडेंट बढ़ गए थे, और उसी दरमियान एक के बाद एक पेपर आउट हो रहे थे बच्चों के। नीट का पेपर आउट हो रहा है, कभी किसी चीज का बिहार में पेपर आउट हो रहा है, बहुत लोकल लेवल के पेपर आउट हुए थे। यानी कि कुछ भी ऐसा एक चीज ऐसी उठा दो जिससे जनता सड़कों पे आ जाए और ऐसा प्रोटेस्ट हो जाए जैसा बांग्लादेश में हुआ है।
अगर वो नहीं हो पा रहा तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड सेट कर दो कि लोगों का मति भ्रमित हो जाए, ब्रेन वॉश हो जाए और वोट उसको दे करके आ जाए जिसको हम चाहते हैं, यू नो। अब दूसरा, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स कैसे काम करते हैं। वो जो लड़का जर्मनी में बैठ करके वीडियो बना रहा है डिक्टेटरशिप के और मोदी को डिक्टेटर कहने की कोशिश कर रहा है, उसी लड़के ने 4 महीने बाद फिर एक वीडियो बनाया जहां पर उसने शेख हसीना को डिक्टेटर कहने की कोशिश करी, और उसके बाद शेख हसीना का क्या हुआ सब जानते हैं। उसके बाद एक लड़का और है, वो अपने आप को देशभक्त कहता है चैनल के हिसाब से, देशभक्त। उसने भी मोदी को डिक्टेटर कह करके वीडियो बनाया, फिर शेख हसीना पर बनाया। क्यों बनाया? ये आपको नहीं लगता ये इत्तेफाक नहीं है? अच्छा, एक और हैं, बड़े पत्रकार हैं, पहले एनडीटीवी में थे, अब उन्होंने अपना अलग से चैनल बना लिया है और बड़े देश के न्यूट्रल पत्रकार वो अपने आप को मानते हैं, बड़े करोड़पति पत्रकार हैं, उनकी टीम है, बड़ा अच्छा यूट्यूब उनका चलता है। उन्होंने भी डिक्टेटर पर वीडियो उसी वक्त बनाया, पहले मोदी को बताया, फिर शेख हसीना को बताया। अच्छा, उसके बाद जब ट्रंप ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया तो जो कमला हैरिस हैं, उन्होंने ट्रंप को डिक्टेटर बताया कि तो डिक्टेटर है, आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रंप वाली रैली में भी शामिल था शब्द, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, ये भारत के कैंपेन में भी शामिल था। फिर तख्ता पलट हो सकता है। और आरक्षण के नाम पर ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। तो क्या एक इत्तेफाक है? इतना तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये हर जगह स्क्रिप्ट से। है। हाँ, तो जो ये स्क्रिप्ट है ना, जो चैनलाइज हो रही है, जहां से तैयार हो रही है, वो डीप स्टेट है। भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर जो पार्टीज तैयार हुई, उसका क्या नुकसान हुआ? वो डीप स्टेट का एसेट बन गई। वो आपके देश में आंदोलन करा रही है, वो औरंगजेब का पक्ष ले रही है, वो खुलेआम बोल रही है कि हिंदुओं को जाति में रहना चाहिए। वो आपके पूरी दुनिया अंतरिक्ष में जाने की बात कर रही है, अपने अपने जो है मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। वो बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना करा दो। क्यों? क्योंकि इनके आकाओं को, डीप स्टेट्स को पता है कि भारत कितना मजबूत बनेगा, ये मोदी क्या कर लेगा। हमने इतने छेद कर रखे हैं भारत में कि किसी का भी यूज करके हम जब चाहें तब चीजें कर लेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये तख्ता पलट आप बता रहे होगा, वो तख्ता पलट वहां होता है जहां पर ये डेमोक्रेसी है। रशिया का यूएस क्यों नहीं बिगाड़ पाया कुछ? क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, पर पुतिन ही रहता है वहां। हाँ वही रहता है, पता नहीं, वैसा लगता है कि स्टार्टिंग से वही है। होना चाहिए वो। चाइना का देखो, चाइना दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड इकोनॉमी में, मिलिट्री में भी अच्छा खासा है। चाइना को क्यों नहीं यूएस हिला पाता? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गद्दाफी भी जहाँ पे था वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी ना? नहीं, वहां पर तख्ता पलट हो गया था। वहां तख्ता पलट हो गया था, हुआ डेमोक्रेसी के नाम पे था। यूएस ने क्या डेमोक्रेसी के नाम पे हुआ नाम था पे तख्ता। हुआ था। और वो भी अपना जिसको फांसी दी गई थी, नाम भूल रहा सद्दाम हूँ। हुसैन। सद्दाम जी। हाँ, एक्चुअल वहाँ पे भी में नहीं था और वहाँ पे भी तख्ता पलट हो गया था। अफ्रीका के नॉर्थ में जो देश हैं, यहाँ पर सब जगह डिक्टेटरशिप थी, ऑटोक्रेसी थी। अब डिक्टेटरशिप होती है तो अमेरिका पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अमेरिका को पेनिट्रेट करना है उस देश में, अपने हिसाब से चीज़ों को टैकल करना है, तो अमेरिका चाहेगा कि या तो वहाँ का जो राजा है वो हमारे अनुसार चले, नहीं तो उस राजा को हटा दो। आप जानकर हैरान होंगे, मैं क्लास लेता हूँ, जब क्लास में डिस्कशंस होते हैं तो मैं अपना सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो लड़के लोग पूछते हैं, अधिकतर 20-22 ये कहें तो 18 से 22 तक के जो बीच के लड़के हैं, वो ये चाहते हैं कि मोदी की जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दो। जी, मैं सवाल पूछता हूँ, ऐसा क्यों? और कौन? और कौन में राहुल गांधी का नाम लेते हैं जी। अच्छा, लेते हैं जी। ओह, मैंने कहा राहुल गांधी क्यों जी? बोले उनके तर्क देखिए कि देश में देखिए बदलाव होते रहने चाहिए, एक ही नेता लंबे समय तक रहेगा तो ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं है? डेमोक्रेसी के लिए। अभी डेमोक्रेसी कहाँ से उसके दिमाग में बैठी? टेक्स्ट बुक के जरिए बैठाई गई है। उन लोगों ने बिठाया है जो डेमोक्रेसी को एज अ हथियार बना के तख्ता पलट करते हैं। वो डेमोक्रेसी का हवाला देगा। फिर आप कहोगे अच्छा डेमोक्रेसी में मोदी क्या गलत कर रहा है? सर गलत तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप ही देख लो, ऐसा कुछ हम बेरोजगारी बैठे हुए हैं, आप उसका काट नहीं कर सकते। वो बेरोजगार क्यों है? वो बेरोजगार इसलिए है क्योंकि उसके पास वो सेट ऑफ स्किल्स नहीं है जो किसी रोजगार में चाहिए होती हैं। आप मुझे एक इंसान ऐसा बता दो जिसमें स्किल्स हो और उसको जो है काम ना मिल रहा हो। हम और आप चैनल चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ है। कोई कह सकता है कि भाई आपके 1 लाख फॉलोअर हो गए हमारे, भाई तुम भी लाओ, तुम भी करो, किसने रोका है? हाँ, किसने रोका है? बट आप गाली दे रहे हो कि साहब मोदी ने रोजगार नहीं दिया। हमारे देश में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी बना दिया है, ये भी सेट किया गया है।
ये जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना डेली, ये सब हमारे दिमाग में डाले गए हैं। रोजगार मीन्स सरकारी नौकरी। क्यों भाई, एक आदमी बिजनेस चला रहा है, अपना शोरूम खोल के बैठा, वो रोजगार नहीं कर रहा है वो अपना? सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस देश के सभी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। आपको खुद अपने नौकरी के लिए काम करना होगा, स्किल्स अर्जित करने होंगे। वो लड़का जो मुझसे सवाल पूछ रहा है कि रोजगार नहीं मिला, मैं उससे अगर काउंटर क्वेश्चन कर लूँ कि अच्छा ये बता, तूने आज तक जो जो किताबें पढ़ी हैं तेरे को सब कुछ अच्छे से आता है? नहीं बता पाएगा, बट उसे चाहिए मोदी से। और जब इस तरह के इमोशंस क्रिएट हो रहे होते हैं तो उनको और ज़्यादा हवा देने का काम करते हैं वो यूट्यूबर्स, जिस तरह के वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया वाले। और जब ये अच्छा खासा चंक तैयार हो जाता है तो इसमें अपने कुछ लोगों को इंजेक्ट करवाया जाता है ग्रुप्स के जरिए, एनजीओज़ के जरिए, उनसे फिर आंदोलन होता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन था, उसमें बाद में बताया गया कि कुछ खालिस्तानी भी इन्वॉल्व हो गए थे। खालिस्तानी कौन है? जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप्स जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, फंडिंग आती है बाहर से, एनजीओज़ के जरिए आती है। किसी एक एनजीओ से बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हारे कॉन्टैक्ट में जितने भी खालिस्तानी हैं उनको उस आंदोलन में डाल दो। आंदोलन में मान लो 500 लोग थे, उसमें 50 खालिस्तानी आ गए। वो खालिस्तानी जैसे ही वो 500 लोग थोड़ा गुस्से में आए, उन खालिस्तानियों ने तलवारें निकाल ली, आ जाओ धावा बोल दो। तो फिर तो भीड़ तो चल देती है। इट इज़ लाइक कि एक भीड़ में कोई आदमी ताली बजाना स्टार्ट कर दे तो सब बजाना स्टार्ट कर देते हैं किसी मौके पे। वो काम किया जाता है। जो बांग्लादेश में हुआ, भारत में क्यों नहीं हुआ? 2021 में जब पहला आंदोलन हुआ था, लाल किले पे चढ़ गए थे 21 में, आपको याद है? यस। ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन, लाल किले पे चढ़ के हमारे झंडे को छेड़ करके अपना झंडा लगाना चाह रहे थे, तब भी मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इतनी बड़ी घटना हो गई थी और मोदी के समर्थक मोदी को गाली दे रहे थे कि क्यों नहीं लिया। उस दिन अगर मोदी की पुलिस स्टेप ले ली थी ना तो खेल हो जाता। बांग्लादेश में शेख हसीना ने यही गलती कर दी। इन्होंने जानबूझ करके इतना बड़ा खेल किया था कि तुम कब तक हम पर गोलियां लाठी नहीं बरसाओगे, लो हम तुम्हारे लाल किले पे चढ़ गए। वो तो उनका बस नहीं चला, पार्लियामेंट में घुस जाते वो। पुलिस वालों को भी मारा था उस टाइम पे जब लाल किले पे चढ़े। पर क्यों नहीं एक्शन लिया? मतलब क्या था उसके पीछे का प्लान ये था कि ये लोग ये चाहते थे कि कैसे भी पुलिस की एक लाठी से हमारा कोई एक सो कॉल्ड किसान मर जाए या घायल हो जाए, फिर हम उसका बहाना बना करके एक साथ सरकार की पूरी फोर्स पर टूट पड़ेंगे और उथल पुथल मचा देंगे। वो ये चाहते थे वो। अब मीडिया को देखो, किसान आंदोलन पार्ट 2 हुआ था, उसमें एक व्यक्ति एक्सीडेंटली ट्रैक्टर से आकर के मर गया था। और वो भी स्टंट कर रहा था। स्टंट कर रहा था। राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के पत्रकार, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि पुलिस की लाठी चार्ज में एक युवक की मौत। उसने वेरीफाई भी नहीं किया, खबर आने की इंतजार भी नहीं किया, तुरंत ट्वीट कर दिया कि भाई लाठी चार्ज में मारा गया। ये शायद गोली से मारा गया, लेकिन पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। तुरंत वेरीफाई हुआ, सब कुछ हुआ तो पता चला उसे कि भाई ये तो अपने आप ही मारा, एक्सीडेंटली मौत हुई है। तो फिर उसने बाद में माफ़ीनामा लिखा और फिर बाद में 15 दिन के लिए सस्पेंड भी रहा। वो एक अलग बात है। बट फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी उस ट्वीट को देख करके बाकी किसान भड़क जाते और टूट पड़ते पुलिस पर, तो जिम्मेदार कौन होता? तो आप पूछ रहे हैं ना चीज़ें होती कैसे हैं? चीज़ें ऐसे होती हैं। नहीं, मुझे ना एक चीज़ चाइना की पूछनी थी। चाइना जैसे गलवान का फाइट हुआ था, तो ऐसा मैंने सुना है कि चाइना समझो 100 किलोमीटर अंदर आया, फिर आप रेजिस्टेंस करोगे, तुम अंदर कैसे आ गए, इंडिया रेजिस्टेंस करेगा तो 50 किलोमीटर पीछे आ जाएगा। पर वो 50 कैप्चर कर लिया उसने उतने में, कि मैं 100 आ गया, फिर बोल दिया रेजिस्टेंस आया तो नहीं अच्छा पीछे जा रहा हूँ, तो 50 ही पीछे गया, तो 50 तो उसके अंदर आ गया। तो एक गलवान इसमें ऐसा कैप्चर करता है चाइना कि पूरा पीछे चला जाता है? देखिए, गलवान की आप बात कर रहे हैं। गलवान में चाइना ने जो एक तरीके से अभी तक खबरें चलाई या डीप स्टेट ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, तो आपने ये सवाल पूछा। ये सवाल आपने क्यों पूछा कि 100 कदम चल के आता है फिर 50 कदम पीछे चला जाता है? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। आपसे मेरा मतलब है वो लोग जो ऐसा सोचते हैं। यही होती है नैरेटिव वॉर। आप जानकर हैरान होंगे, चेक कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा गूगल पे। आज तक के इतिहास में चाइना ने कभी ऐसा नहीं किया कि 100 कदम चल के गया हो और 100 कदम वापस लौट गया हो। वो 100 कदम आगे जाता है तो 50 वापस लौटता है सिर्फ। ये फर्स्ट टाइम है कि गलवान में 100 कदम अगर आगे आया था तो 100 कदम वापस लौट चुका है। ये चीज़ किसी मीडिया वाले ने नहीं बताई होगी आपको। इसे कहते हैं नैरेटिव वॉर। ये चैलेंज है, मैं वीडियो में चैलेंज कर सकता हूँ, कोई मुझे बता दे चाइना ने इतिहास में कभी ऐसा किया हो, और वो भी तब जब हमारी फौज ने एक भी गोली नहीं चलाई। ये हमारी डिफेंस, हमारी
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हर उस अधिकारी का योगदान है जो हमारी फॉरेन अफेयर्स को चला रहा है। ये बॉर्डर अग्रीमेंट जो साइन किया था जयशंकर ने, उसने वही बोला था कि जो लोग ने बॉर्डर अग्रीमेंट साइन किया था, तो जयशंकर ने मेक इट श्योर किया था कि भाई 2020 का जो पॉइंट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो पॉइंट पे ही वापस आया जाए। इसमें रशिया ने भी हेल्प की थी थोड़ा पीस करने के लिए, तो ये हुआ था। तो मैन ऑन मैन फाइट हुआ था एक्चुअल में रशिया भी चाहता था और दूसरा चाइना भी चाहता है कि भारत से बना के चले। आप देखिए आजकल चाइना बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है भारत के बारे में। मोदी जी का पॉडकास्ट हुआ था, चाइना ने तारीफ़ करी। उससे पहले भी चाइना ने बोला कि हम भारत के साथ एंगेज करके अपने जो व्यापार है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अच्छे अच्छे वाक्य चाइना की तरफ से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं उसमें बताता हूँ। आप गलवान की जिक्र कर रहे थे, गलवान में चाइना आया क्यों था, सवाल ये है, ये किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा। क्यों आया था? और उसी वक्त ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ लद्दाख का, इस पर कोई नैरेटिव नहीं बनाता। अब आप जाके अगर चेक करें या जो भी लोग देख रहे हैं, चाइना ने अक्साई चीन में जो हमारा क्षेत्र उसने कब्जा रखा है, वहाँ पर एक तो रोड निकाली हुई है जो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से चाइना के तिब्बत को जोड़ती है। उसके अलावा कोई उसके पास रूट नहीं है जिससे वो अपने दो प्रोविंसेस को जोड़ सके। वो वन ऑफ द फैक्टर है कि अक्साई चीन उसने कब्जाया हुआ है। दूसरा फैक्टर है अक्साई चीन को कब्जाने का, वो है वहाँ की रेत। आप जानते हैं चाइना सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में अभी काफ़ी टॉप पर आगे आ रहा है बहुत, लेकिन वो बने रहना चाहता है वहाँ पर, जिसके लिए ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर वेफर्स बनाए जाएं, चिप्स बनाई जाएं। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में दो चीज़ों का बड़ा योगदान है, और भी चीज़ों का है, दो का बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अच्छी सैंड जैसी लद्दाख में पाई जाती है, और दूसरा है एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर जो जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स में पाया जाता है। मूर्ख पाकिस्तान ने हमारे पीओके से जो उसने कब्जा रखा है, उसमें सक्शगाम वैली थी जो ऊपर की तरफ नॉर्थ में पड़ती है, नुब्रा के नॉर्थ में। सक्शगाम वैली में लगभग 250 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं जो पिघल करके नदी या लेक्स बनाते हैं और जो आगे बहती है। वो पूरा सक्शगाम वैली एज अ गिफ्ट दे दिया चाइना को, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान चूंकि मूर्ख है, ये मूर्खों की पहचान होती है, दूसरे की कब्जाई चीज़ को आप किसी और को गिफ्ट दे रहे हो। उन 250 ग्लेशियर्स का पानी पिघल करके पेंगोंग सो लेक और इन सब लेक्स में आता है जो अक्साई चीन के बॉर्डर पर है। चाइना को वो पानी चाहिए टेस्ट करने के लिए, चाइना को वो रेत चाहिए जो अक्साई चीन में है, इसलिए चाइना ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिस डिपार्टमेंट के जरिए वहाँ पर कुछ लोग अक्साई चीन में रह करके डेली दिनों रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर वेफर्स पर काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो चाइना अपने उस सेटअप को मजबूत करने के लिए, उस लेक से पानी प्राप्त करने के लिए, उस जगह से रेत प्राप्त करने के लिए, उस क्षेत्र पर अपने दबदबे को बनाए रखना चाहता है। जब भारत ने अपनी इंडस्ट्रीज को वहां भेज करके इस तरह का R&D कराने की कोशिश करी कि अपने लद्दाख में हम भी भेजते हैं, हम भी इस चीज़ को करेंगे और काउंटर करेंगे सारी चीज़ें, तब वहां पर आंदोलन स्टार्ट हो गया कि हम पर्यावरण को दूषित नहीं होने देंगे, हम पर्यावरण को खराब नहीं होने देंगे, जो सोनम वांगचुक ने किया था, जो सोनम वांगचुक ने किया था, जो एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेड, हाँ, बहुत ही क्लीन फिगर लगता है। वो डाउटफुल केस है अब मेरे लिए, क्योंकि क्या पता रेप्यूटेड बनाया गया हो समय के साथ। अब सोनम वांगचुक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे जी, और पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस की चर्चा का विषय क्या था कि हम क्लाइमेट को कैसे बचाएं। ये पाकिस्तान बचाएगा? किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान क्यों गया है। ये ऐसे चलते हैं साहब एजेंडा। अब अगर हम इसी बात को उजागर करते हैं, बोलते हैं, तो हमको बाइस्ड कह दिया जाएगा कि आप तो साहब बाइस्ड है। मैं तो डाउट करूंगा ना कि क्यों गया भाई। कल को जब यही ग्लेशियर्स पिघल करके, जो चाइना पिघलाने में लगा हुआ है सक्शगाम वैली में, पिघल करके जब वो पेंगोंग सो लेक में आएंगे, जब उसका जलस्तर बढ़ जाएगा और लद्दाख के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, तब यही सोनम वांगचुक कहेगा कि देखो केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही और लोगों को बाढ़ में परेशान होना पड़ रहा है, और जब भारत सरकार कुछ कर रही थी तो तू आंदोलन कर रहा था। ये होता है साहब खेल। दिस इज चाइना। आप कहां तक चीजों को घेरोगे? सरकार आपकी है तो क्या हुआ, आपसे मेरा मतलब आपके देश की है तो क्या हुआ, सिस्टम तो उनका है। मैं एक इन्फॉर्मेशन देख रहा था जिसमें ना US सैटेलाइट से जब देखा जा रहा था, तो इंडिया, भूटान और तजाकिस्तान में चाइनीज़ लोगों ने क्या किया है ना, वहाँ पे विलेजेस बांध दिया है, और वो विलेजेस में लोगों को बाकायदा बोला गया है कि तुम्हें यहाँ पे आके रहना है, इसके लिए हम पैसे देंगे तुमको
कि कल उठ के समझो कि कोई अटैक हो या कुछ हो तो आर्मी मतलब सीधा कोई कैप्चर ना कर ले, क्योंकि कोई है ही नहीं ना। तो यहाँ पे ना उन लोगों ने, यहाँ पे मैंने वो भी देखा था कि तजाकिस्तान और भूटान और इंडिया, ये सब जगह पे ये विलेजेस ऊपर से देखे जा रहे हैं सैटेलाइट में। और ये क्यों डाला है कि भाई यहाँ पे सेकेंड मिलिट्री बेस भी बना रहे हैं। भूटान को 2012-13 में चाइना ने ऑफर किया था कि भूटान आप अपनी नॉर्दर्न टेरिटरी थोड़ी अपनी बढ़ा लो चाहो तो, और हमें थोड़ा सा एरिया आप दे दो डोकलाम वाला, जो आपको चुम्बी वैली डोकलाम है, जहाँ पर चाइना 2017 में आके स्टैंड ऑफ कर रहा था। तो 2012-13 में उसने ये ऑफर किया था कि आप थोड़ा एरिया दे दो, उसका दुगना एरिया अपने नॉर्थ में ले लो। तो भूटान ने मना कर दिया कि हमें नहीं करना ऐसा कुछ। उधर चाइना अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से क्लेम कर रहा है हम जानते हैं। तो एक्चुअली चाइना ये चाहता है कि अब उसकी फौज को बॉर्डर पे खड़ा ना होना पड़े, फौज की जगह वहाँ पे गांव बस जाएं, और गांव इस कदर बस जाएं कि कल को जब भारत हटाना चाहे या इसको लेकर के जाए तो वो ह्यूमन राइट्स के मैटर पर उनको वहाँ बसे रहने दे। आज आप रोहिंग्यास को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं अपने देश में से? वो ह्यूमन राइट्स का लेके बैठ जाते हैं। आप बांग्लादेशी रोहिंग्यास जितने भी लोग हैं सब ह्यूमन राइट्स के चलते तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट का जरा बताते हैं कि वो तवांग एरिया जो है वो चाइना ये बोल रहा है कि ये हमारा एरिया है, जबकि वो तो ऑफकोर्स अभी तो इंडिया में ही है। चाइना में जो पहले कम्युनिस्ट लीडर था जिसने पूरे कम्युनिज्म की वहाँ पर नींव रखी, उसका नाम था माओ जेडोंग। हाँ, माओ उसने अपनी 5 फिंगर और 1 पाम की एक पॉलिसी दी थी, जिसमें पाम था तिब्बत जो उन्हें कब जाना था, 5 फिंगर में से एक था लद्दाख, एक था आपका नेपाल, फिर आता सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो पहला तो अरुणाचल प्रदेश पर नज़र उस थ्योरी के हिसाब से उन पर है। दूसरी नज़र अरुणाचल पर उनकी है इस बेसिस पर कि जो थ्योरी अभी तक वहाँ से पता चल पा रही है, इस बेसिस पर कि अरुणाचल से जो कई सारी जो पहले चाइना में नदियाँ थीं जो अभी दूषित हो चुकी हैं, तो अरुणाचल से ब्रह्मपुत्रा होकर के गुजरती है। चाइना चाहता है कि उस ब्रह्मपुत्रा के पानी को डेविएट कर ले अपनी तरफ। तो पानी इशू, पानी इज़ द इशू जो लद्दाख में है, तो ब्रह्मपुत्रा के पानी पर उसकी नज़र है। और जो तीसरी थ्योरी कहती है वो ये कि चाइना जानबूझ करके एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करता है कि जिसके एवज में वो अपनी मनचाही चीज़ आपसे ले सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आज मेरे से मान लीजिए 100 रुपये लिए, तो आपने 100 रुपये लिए और आप थोड़े दिन बाद मैं आपके पास आया, मैंने कहा 100 रुपये दे दीजिए। आपने कहा कौन से 100 रुपये? मैंने कहा दे दीजिए भाई, मैंने आपको दिए थे। आप कहोगे नहीं नहीं पहले 500 रुपये वो दो जो मैंने आपको दिए थे। मैं कहूँगा मैंने कोई 500 दिए ही नहीं है, आप कहोगे दिए थे भाई। आप इस बात को इतना इंसिस्ट कर दोगे, थोड़ी बहस हो जाएगी, मामला शांत हो जाएगा, फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे। 4 लोगों ने देख लिया ये पूरा मैटर। थोड़े दिन बाद हम फिर मिले, 4 लोग फिर थे, आपने फिर यही बात कही भाई 500 रुपये तो मेरे दे दो। मैं कहूँगा भाई 500 रुपये मैंने लिए ही नहीं है आपसे। ये मैटर इतनी बार आप उछाल दोगे कि कुछ समय बाद इन लोगों को लगने लग जाएगा कि भाई 500 नहीं तो कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा। फिर ये कहेंगे काम करते हैं, चलो सेटलमेंट करा देते हैं, एक काम करो तुम अपने 500 भूल जाओ, तुम अपने 100 भूल जाओ, और दोनों लड़ो मत, अब शांत हो जाओ। तो इसमें नुकसान किसका? मेरा है ना, मेरे तो 100 गए ना। चाइना ये करता है, वो अरुणाचल के इशू को इतना बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा कि अंत में इंटरनेशनल कम्युनिटी कहने लग जाएगी कि लगता है अरुणाचल थोड़ा विवादित है। अच्छा इंडिया एक काम करो, इंडिया तुम क्या चाहते हो? इंडिया कहेगा अरुणाचल चाहिए हमें। चाइना बोलेगा कि हम अरुणाचल छोड़ने को तैयार है, इंडिया लद्दाख छोड़ दे। तो जो पानी वाला केस यहाँ उसे चाहिए था अरुणाचल में, उसे लद्दाख से मिल जाएगा। और ये एक इशू मैंने देखा भी था, सुना भी था कि चाइना के खुद के पास कुछ पानी का है ही नहीं अरेंजमेंट, सब इधर तिब्बत से आता है। हाँ, मतलब वो उनका खुद का कुछ अरेंजमेंट नहीं, इसलिए ये लोग को कैप्चर करना पड़ता है ये सारी चीज़ें कि हमको यहाँ से पानी मिल जाए। यहाँ मेन रीजन इज वाटर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उनके यहाँ पे कोई नदी नहीं है ना, उनके पास नदियाँ उनके यहाँ हैं पर वो सब प्लेट्यू से आती हैं, इतनी गंदी हो चुकी हैं, जैसे आप यमुना देखते हो दिल्ली में। हाँ। वो तो वन ऑफ द केस है। वहाँ सब ऐसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा किया है उन्होंने कि नदियों को पूरी तरह से एक तरीके से दूषित कर दिया, वो किसी मतलब की नहीं रही है वहाँ। हाँ, तो अभी उनको फ्रेश वाटर मिलेगा कहाँ से? तो फ्रेश वाटर के लिए ये बेसिकली सारी फसाद है। और लोग बोलते भी है World War 3 होगा तो वाटर के लिए ही होगा। जी, तो चाइना का जो एंगल है वो यही है कि कैसे भी करके लद्दाख वो नहीं छोड़ेगा। अक्साई चीन जो उसने ले लिया है वो नहीं छोड़ेगा तब तक जब तक चाइना खुद ना टूट जाए, या आप इतने ताकतवर हो जाओ कि चाइना से युद्ध होकर के भी आप उसे 2 दिन में हरा सको। ये अक्साई चीन कब ले लिया था उसने? 1962 में जब वॉर हुआ था। 62 में लिया था। ओके, नेहरू जी के टाइम पे, उसी की वजह से तो वो गुजर गए थे ना।
ऐसा बताया जाता है। हाँ, कि लेकिन भाई- नेहरू जी ने बोला था कि भाई वो तो रेतीला मैदान है, रेतीला डेजर्ट है, हमारे किसी मतलब का नहीं है, ले लिया तो क्या हुआ, हम क्या ही करेंगे, उसका ले लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बलूचिस्तान का बोल रहे थे, बलूचिस्तान पहले एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस था। इंडिपेंडेंट बोले तो जैसे हमारे देश में जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश रूल में, वो सभी के सभी हमारे वॉइस रॉय को रिपोर्ट करते थे, लेकिन जो बलूचिस्तान का राजा था वो रिपोर्ट करता था सीधे लंदन में। ठीक है ना। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल नहीं था। तब नहीं था 47 नहीं में? था। तो क्या था वो तभी? जैसे हमारे प्रोविंसेस थे अलग अलग, बस। अपना इंडिपेंडेंट प्रोविंस था, पाकिस्तान ने फौज भेज के कब्जा लिया। 47 में ही कि 48 या ऐसा कुछ? 47 48 47 की बात है। तभी हमने कर लिया तो हमारा हो जाता। बलूचिस्तान ने बोला था कि हम भारत का ऑटोनोमस रीजन बनने को तैयार हैं। नेहरू जी ने कहा हम क्या करेंगे, इतना दूर पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान को रहने दो। बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, जो आज चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, चाइना ने सीपेक बना रखा है वहाँ से, वो ग्वादर पोर्ट 1958 में ओमान ने पाकिस्तान को बेचा था। तो 1958 में पाकिस्तान को बेचने से पहले ओमान ने भारत को ऑफर किया था कि आप खरीद लो। नेहरू जी ने कहा हम क्या करेंगे, बहुत दूर पड़ता है, हम इतनी दूर कौन जाएगा, छोड़ो छोड़ो जाने दो। फिर हमारे यहाँ की जो जैन कम्युनिटी है उसने बोला कि हम खरीदने को तैयार हैं। तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि तुम क्या करोगे, रहने दो, भाड़ में रहने दो। नेहरू जी ने ऑलमोस्ट सबको मना कर दिया। फिर 3 मिलियन पाउंड्स में पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 1958 में खरीदा था ओमान से। अभी क्या है कि वहाँ पर ग्वादर से लेकर के जिंगजियांग तक चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है, जैसे सीपेक कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चाइना के जो हमारा कश्मीर का नॉर्थ वाला पोर्शन है, जो चाइना वाला का हिस्सा है, वहाँ से रोड आ रही है, पीओके से होती हुई आती है और सीधे ग्वादर तक कनेक्ट करती है, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान। ऑलमोस्ट। और ये जो पूरा कॉरिडोर बनना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें जो लेबर लगी हुई है, जो टेक्नीशियंस लगे हुए हैं, वो सब चाइना के लगे हुए हैं। चूंकि बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है और वहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, लोगों को एक तरीके से नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसलिए बलूचिस्तान के लोग सीपेक के खिलाफ हैं। इसलिए वो आए दिन चाइना के लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मार देते हैं। जब उसका विरोध करने पाकिस्तान की फौज पहुंचती है तो उन फौजियों को मार देते हैं। इसलिए चाइना ने अब निर्णय लिया है, ये आज की खबर है, कि हम सीपेक के इर्द गिर्द प्राइवेट मिलिट्री भी भेजेंगे, प्राइवेट पर्सन्स जाएंगे जो हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। प्राइवेट ही क्यों, यानी कि अपनी मिलिट्री को या अपनी सिक्योरिटी को प्राइवेट ड्रेस में क्यों भेज रहा है चाइना? क्योंकि अगर फॉर्मल ड्रेस में भेजेगा तो वो किसी भी देश की बेइज्जती होती है, जो कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या दुनिया को मुंह दिखाएगा कि हमारी आर्मी बलूचिस्तान में लोगों को बचा नहीं पा रही है? इसलिए चाइना अब प्राइवेट यूनिफॉर्म में वहाँ पर अपने फौजियों को भेजेगा। अब मान लीजिए कल को बलूचिस्तानी वहाँ पर ज़्यादा उद्यम करेंगे तो यही चाइनीज़ मिलिट्री के लोग उन्हें काउंटर कर देंगे। और कल को जब इन्हें लगा कि हम अच्छा खासा पकड़ पाकिस्तान में बना चुके हैं या बलूचिस्तान में बना चुके हैं, तो धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। कल को चाइना पाकिस्तान को गुलाम भी बना सकता है अपनी इसी आर्मी के बेसिस पे। हाँ, मैं वही बोलने वाला था, एक्चुअली में बहुत चांसेस है इसके। तो हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था ब्रिटिशर्स ने, वो हाँ, यही सेम किया किया था। करेक्ट। आप जानिए अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कैसे बचे, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड फौजी है, वो बॉर्डर संभाले, इंटरनल ग्रुप संभाले या इन चाइनीज़ों को संभाले। तब पाकिस्तान उस वक्त ये महसूस करेगा कि उसके पास आर्मी ना होना कितना बड़ा खतरा है। हम कल को ऐसे खतरे में न फंस जाएं, इसलिए हम अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि यहां पर इतने युवाओं को हम ट्रेनिंग देके रखें कि तो कल बहुत को, अपोज हुआ। और उसका अपोज हुआ। क्यों हुआ आप जानते हैं? क्योंकि लोगों को लगा कि भाई ये टेम्पररी जॉब है, आप इनसे 4 साल ले रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, फिर बाद में लोगों को वही समझाया गया जी। हाँ, अगर एक लड़का अग्निवीर बन जाता है और मान लो 22 साल की उम्र पर रिटायर हो जाता है, 23 पर उम्र पर रिटायर हो जाता है, पहली बात तो अग्निवीर में वो क्लॉज है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, अगर आप अच्छे हो, अगर आप आप अच्छे कंटिन्यू, हो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, पर अगर नहीं होते हो तो आपको वो टाइप का ट्रेनिंग मिलेगा, वो टाइप का सैलरी मिलेगा, पर वो है कि भाई फिर उसके बाद का फ्यूचर क्या, वो फिर आपको कहीं और ढूंढना वैसे भी इस पड़ेगा। देश में औसत 23 साल 22 साल के लड़के का क्या फ्यूचर है मुझे बताइए? तैयारी कर रहा होता है किसी न किसी चीज़ की, धंधा करना होता तो लग चुका होता है पहले ही, या तो प्राइवेट नौकरी में तलाश रहा होता है, या सरकारी की तैयारी कर रहा होता है। सरकारी की तैयारी कर रहा होगा तो एक मेजर, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, आप कहो कि 22 साल का लड़का पकड़ा दो मुझे, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ। जो मेजर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिलती है 25, 26, 27, 28 की उम्र पर जाके। एक अग्निवीर वाला कौन होगा? जो 22, 23 साल पर रिटायर होकर आ जाएगा, 50 लाख रुपए उसके पास होंगे, ट्रेनिंग उसके पास होगी और उसके पास एक रिजर्वेशन टाइप का होगा कि उसको वरीयता दी जाएगी, और एक विश होगा कि कंटिन्यू करना है तो कर सकता है। कर सकते हैं। इसमें सबको बड़ी प्रॉब्लम है साहब।
कुछ पर लोग ये कहते हैं कि देखने में, जो सुनने में एकदम क्लीन, जैसा अभी आपने बताया, एकदम क्लीन और एकदम ही वैसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। तो इसको मैनिपुलेट करते कैसे ये लोग कि लोग अगेंस्ट हो जाए ये पॉलिसी के, जो सुनने में इतनी क्लीन लग रही है? मैनिपुलेट करना इसलिए आसान है क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना, नैरेटिव, पूरा सिस्टम उनका है ना जी। अब जैसे मैनिपुलेशन का मैं बताता हूँ आपको, ये बताया गया कि अग्निवीर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा? हाँ, ऐसा मैनिपुलेशन करके चलाया गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं दिया जाएगा। अभी दिया एक जने का हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। राहुल गांधी ने संसद में पिछले साल ये खबर उड़ाई थी कि एक लड़का जो शहीद हो गया है उसको अभी तक बिल्कुल भी कंपनसेशन नहीं मिला। जब काउंटर वेरीफाई किया तो पाया कि 96 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, 4 लाख रुपए बाकी हैं। इतना ब्लंट झूठ बोलते हैं ये संसद में खड़े होके। हम और आप क्यों बातों में आ जाते हैं? क्योंकि क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। क्रॉस वेरीफाई पढ़ते नहीं है, या तो वो ब्रांड पे विश्वास कर लेते हैं कि जो ब्रांड है वो शायद सही ही बोल रहा होगा। भाई राहुल गांधी लगातार संसद में झूठ बोलते रहते हैं अडानी को लेकर के। आज तक किसी ने वेरीफाई किया कि अडानी ने क्या गलत कर दिया? भाई बताओ तो। इतनी बार झूठ बोलते हैं, इतनी बार झूठ बोलते हैं कि कभी ना कभी तो आपको लगने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बस वही चाहिए उनको। रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल में घोटाला हुआ है, रफाइल में घोटाला हुआ है। भाई कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने भी उसको क्लीन चिट दे दी, पर इतना झूठ उछाल दिया कि हम और आप, ये एक नॉर्मल आदमी शायद ये डाउट कर जाए कि शायद कुछ तो किया होगा मोदी ने। मोदी ने गुजरात दंगे कराए, गुजरात दंगे कराए, इतना चला दिया, जबकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने क्लीन चिट दे दी। अभी भी वही लगता है लोगों को, नहीं और अभी कराया भी तो होगा। कराया तो होगा। हाँ, इसे कहते हैं नैरेटिव वॉर। अरे वो तो अलग ही नैरेटिव था। एक बात बताइए, 2002 में ये दंगा हुआ, चलो उस वक्त केंद्र में अटल जी की सरकार थी, 2004 में अटल जी चले गए। उसके बाद कांग्रेस ने इतना ट्रायल चलाया है मोदी का, हाई कोर्ट में 9-9 घंटे पूछताछ हो रही है बैठ करके, सीबीआई पूछताछ कर रही है। इतना कभी किसी सीएम के साथ नहीं हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, दे दनादन चक्कर काटे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर मोदी ने जरा भी कुछ गड़बड़ किया होता तो कांग्रेस छोड़ देती क्या? लोग ये क्यों नहीं सोचते केंद्र में उस वक्त कौन था? कांग्रेस थी, छोड़ देती क्या? पर एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग सच मानने लग जाएं, इसी को नैरेटिव कहते हैं, नैरेटिव वॉर कहते हैं, जिसमें ये अपोजिशन जीतती चली आ रही है। इन्होंने किस किस चीज़ का अपोजिशन किया है? इन्होंने किया अग्निवीर का, जिससे चाइना को नुकसान है, भारत को फायदा है। इन्होंने अपोज किया रफाइल का कि करप्शन हुआ है, करप्शन हुआ है। रफाइल हमारे पास अब तक का सबसे आधुनिक जहाज है, 4.5 जनरेशन का। हमको फायदा हो रहा था, चाइना खतरे में पड़ रहा था, पाकिस्तान खतरे में पड़ रहा था, विरोध इन्होंने किया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का विरोध उन्होंने किया कि बब्बर शेर पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्योंकि उससे हमको फायदा होता, चाइना को नुकसान होता। उसके बाद इन्होंने विरोध किया अडानी का। अडानी का विरोध क्यों करते हैं आप जानते हैं? क्योंकि इस दुनिया के कई सारे पोर्ट्स पर, चाहे आप इसराइल के पास चले जाएं, चाहे आप केन्या में देखें, चाहे आप इंडोनेशिया में देखें, चाहे आप फिलीपींस में देखें, श्रीलंका में देखें, कई ऐसे पोर्ट्स हैं इंटरनेशनली जहां पर अडानी ने बिड जीती है, इन्वेस्टमेंट किया है और उनका विकास कर रहे हैं अपने तरीके से। कहीं पर पावर ग्रिड बना रहे हैं, कहीं पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अडानी कर रहे हैं। और वो भारत सरकार की मदद से नहीं कर रहे हैं। उस जगह पर बिड लगती है, नीलामी होती है, बोलियां लगती हैं। जो बोली लगाता है, बेहतर जिसका होता है उसको मिलता है। तो अडानी के साथ चाइना लगाता है कॉम्पिटिटिव बोली, जिसमें चाइना को हमेशा हरा करके, हमेशा के मतलब इन पॉइंट्स पे जो मैंने बोले, इनमें हरा करके अडानी ने बिड जीती थी। जब चाइना को नुकसान ज़्यादा होने लगा अडानी से, और चाइना को लगने लगा कि अडानी की मदद से कहीं भारत अपनी प्रेजेंस यहाँ ना बना ले, तो अडानी का विरोध स्टार्ट हो गया। और अडानी का इस देश में कौन विरोध सबसे ज़्यादा करता है आप और हम जानते हैं। मैं सब डॉट्स कनेक्ट करूँगा, अभी देखना आप। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उस वक्त स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की उस वक्त सदस्य थी, अभी भी हैं, वो यूएस गई हुई थी। उसी वक्त राघव चड्डा लंदन गए हुए थे। क्यों गए थे? वो कहते हैं आँख का इलाज कराने गए थे। तो 2 महीने लग गए आपको आँख का इलाज कराने में। वो कहती मैं अपनी बहन का इलाज कराने गई थी। उसी वक्त यूके में खालिस्तान मूवमेंट बहुत देखने को मिल रहा था। और जब केजरीवाल जेल में पड़े हुए थे तो उस वक्त पन्नू का एक स्टेटमेंट आया था, वीडियो के फॉर्म में, अभी भी मिल जाएगा इंटरनेट पर। पन्नू ने कहा था कि हमने पिछले कुछ साल में इतने मिलियन डॉलर्स आम आदमी पार्टी को दिए ताकि वो हमारे खालिस्तानियों को रिहा करा सकें, उन्होंने नहीं कराए, इसलिए हम बड़े दुखी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सीधा बोल दिया, सीधा नाम बोला था। जी जी बिल्कुल बोला हुआ है, लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो किस तरह भारत पर इल्जाम लगा रहा था कि भाई निज्जर को मरवाया, निज्जर को मरवाया, निज्जर को मरवाया। हाँ, राइट। क्योंकि उसकी पार्टी को जो समर्थन दे रही थी एक पार्टी, वो पूरी तरह से खालिस्तानियों की पार्टी है। आप समझ रहे हैं?
यूएस में पन्नू को देखो किस तरह से पनाह दी हुई है यूएस ने, right. सिख फॉर जस्टिस नाम से उसने संगठन बनाया हुआ है, आज तक यूएस ने नहीं बोला कि वो टेररिस्ट है। भारत के इन पॉइंट्स का यूज करके ये देश भारत को परेशान करना चाहते हैं। पन्नू को पुलिस नहीं पकड़ रही यूएस की, इससे उनके हौसले बुलंद है ना। तो यहाँ पर हौसलों को काटने के लिए भारत क्या कर रहा है? अननोन गनमैन। हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कह रहा भारत का अननोन गनमैन, कोई अननोन गनमैन है, कहीं से आता है, किसी खालिस्तानी को मार देता है। कनाडा की खबर बताता हूँ जो इसके काउंटर में वहाँ चल रही है। कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानियों को आगे करके ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कनाडा में कुछ फ्रांस के लोग रहते हैं। वहाँ पे एक शहर है क्यूबेक करके, क्यूबेक नाम है। वहाँ पर लंबे समय से फ्रांस के लोग ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे सब फ्रांस के लोग ही रहते हैं, इसलिए इसको एक फ्रांस ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाए और हमारे कंट्रोल में दे दिया जाए। ये खबर आपने सुनी नहीं होगी अभी तक, नहीं। मतलब ऐसा कोई मूवमेंट सुना नहीं होगा। और इस मूवमेंट का नाम है, एक पार्टी बनाई हुई है इन्होंने, और क्यूबोकोसिस करके कुछ ऐसा नाम है, कुछ अजीब सा उसका फ्रांस में कुछ उसका वर्णन है। इस वक्त वो मूवमेंट अंदर ही अंदर हवा पकड़ रहा है। अर्थात तुम हमारे खालिस्तान को बनवाना चाहते हो, हम तुम्हारा क्यूबेक अलग करा देंगे। तो आप भारत पर भरोसा रखिए, यहाँ इतने दरिंदे हैं, बावजूद उसके हमारी एजेंसीज, हमारे रॉ, हमारे एनआईए भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मतलब डोवाल साहब बहुत बिजी रहते होंगे। बहुत। तो ये इत्तेफाक नहीं है जी, ये सब है। तो अभी खालिस्तानी मूवमेंट को ख़त्म करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट मोदी जी मारने में कम डिफ्यूज़ करने में ज़्यादा मानते हैं। तो डिफ्यूजिंग कैटेगरी जो आप बोल रहे थे, मोदी जी की डिफ्यूजिंग कैटेगरी है कि आंदोलन को डिफ्यूज़ करते हैं, तो इंदिरा जी की वो नहीं थी, इसलिए भिंडरावाला को मार दिया। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। एग्जैक्टली इंदिरा गांधी बड़ी एग्रेसिव थी। अभी तक के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी, सबसे स्ट्रॉन्ग पीएम निकल के आता है तो इंदिरा गांधी है। मैं मोदी जी से भी स्ट्रॉन्ग मान रहा हूँ। रेडी टू वॉर। हाँ, उन्होंने मतलब हाँ मैं कुछ भी कर दूंगी देश के लिए, और उन्होंने जो किया वो उस कालखंड के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को अपंग बना दिया था, उस पोजीशन में खड़े होके यूएस का 7वां बेड़ा आपके सामने खड़ा है, आप उसे लौटाने की ताकत रखते हो, पाकिस्तान को तोड़ने की ताकत रखते हो, सिक्किम को मिलाने की ताकत रखते हो। आप हमारे देश में एक तरीके से कहें तो एक ऐसा भाव पैदा करने की ताकत रखते हो कि उस वक्त नेशनलिज्म चरम सीमा पे था। तो इंदिरा गांधी ही कर सकती थी। आप जानते हैं सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था पहले, इंदिरा गांधी ने मिलवाया जी, डोवल ने मिलवाया, है ना। बड़ी चीज़ है जी, भारत का क्षेत्रफल बढ़ाया, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कम कर दिया, इंदिरा गांधी ने किया था। तो मानेकशॉ भी साथ में थे तभी ना, जाहिर सी बात है। तो यूएस का रोल बलूचिस्तान में भी है। यूएस का रोल जैसे भारत में हमने बताया किसान आंदोलन वगैरह, यूएस का रोल बलूचिस्तान में भी है, पूरे पाकिस्तान में है। आज पाकिस्तान पूरा का पूरा एक है, यूनाइटेड है, तो यूएस की वजह से। यूएस नहीं चाहता कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, अभी तक तो नहीं चाहता। तो एक तरफ से हमारा दोस्त भी बना हुआ है, एक तरफ से बाकी सबको भी यूएस दोस्त किसी का नहीं है, यूएस यूज करता है। हाँ मतलब हाँ, पॉजिटिव। कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो यूएसएसआर था। यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए यूएस चाहता था कि वो चाइना का साथ दे। तो चाइना को साथ देने के लिए, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था, यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट कंट्री था, और इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, आज भी नहीं बनती है। वो थोड़ी देर के लिए बनता हुआ दिखा रहे हैं, कम्युनिस्ट की कभी नहीं बन सकती आपस में। तो चाइना और यूएसएसआर की बनती नहीं थी। अमेरिका चाहता था कि इन दोनों में इतनी दरार पैदा कर दो कि आपस में ही लड़ मरे, या यूएसएसआर को कमजोर कर दे चाइना, क्योंकि चाइना उससे बॉर्डर बनाता है। यूएस ने चाइना में अपनी इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट किया, उससे चाइना को इकोनॉमिकल बेनिफिट होने लगे। यूएस ने अपनी इंडस्ट्री चाइना में इसलिए लगाई क्योंकि अपने यहाँ लगाता, यूएस अगर अपने इंडस्ट्रीज लगाता तो लेबर रखनी पड़ती, लेबर महंगी होती, क्योंकि लेबर लॉज वहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें हैं। चाइना में ऐसा कुछ है नहीं लेबर लॉज वगैरह, वहाँ पे तो भाई आदमी को मशीन की तरह काम कराया जाता है। तो चाइना में लेबर लॉज ना होने की वजह से चीज़ें सस्ती थी, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती थी, इसलिए चाइना में इंडस्ट्री यूएस ने लगवाई। उससे चाइना के यहाँ पर पैसा आने लगा, चाइना मजबूत होने लगा। जब चाइना मजबूत होने लगा तो अपने आप ही यूएसएसआर को काउंटर करने लगा, और चाइना की मदद से यूएसएसआर को काउंटर करने में यूएस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। लेकिन यूएस के साथ दिक्कत ये हो गई कि चाइना कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गया, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बन गया। अब चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस चाहता है कि इंडिया का साथ दे, पर इंडिया का साथ वो कंट्रोल्ड वे में देना चाहता है। वो चाहता है इंडिया साथ तो हमारे रहे, लेकिन हमारे कहने पे करे, अपने कहने पे ना करे।
कल को इंडिया अगर उथल पुथल कुछ करे अपनी तरफ से तो इंडिया को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान जिंदा रखा हुआ है। और अब चूंकि पाकिस्तान चाइना के पक्ष में जा रहा था, इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान से खुद को बाहर किया और तालिबान को टेक ओवर करवा दिया और अपने हथियार भी वहीं छोड़ गया। अब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तालिबान का साथ दे रहा है। आप समझ रहे हैं, एक के पीछे एक लगा रखे हैं। अब आप कहेंगे कि इधर फिर ईरान वगैरह ये सब बाकी देशों का क्या, वहां यूएस का राइट हैंड बैठा हुआ है इजराइल, वो उससे सबको दबा के रखता है। दिस इज हाउ यूएस वर्क। तो पाकिस्तान को तो हम पहले ही तोड़ देते। हमने जो 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा था वो तब तोड़ पाए थे जब इंदिरा गांधी ने 1971 में यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करी थी। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत पे हमला करने के लिए कि तुम पाकिस्तान के साथ कुछ करो मत वरना तुम पे अटैक कर देंगे। उधर से यूएसएसआर ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया था, तब यूएस को लौटना पड़ा था। अगर यूएसएसआर नहीं आता तो यूएस नहीं लौटता और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होते। आज वो स्थिति नहीं है भारत की। तो आज भारत जो कहता है कि या हमको जो लग रहा है कि बलूचिस्तान टूट सकता है, वो इसलिए क्योंकि यूएस चाहता है कि बलूचिस्तान टूटे, क्योंकि यूएस बलूचिस्तान का यूज़ करके ईरान को परेशान करना चाहता है। तो इंडिया तो एक तरीके से घिर जाएगा ना फिर। बांग्लादेश, बलूच, पाक, ऊपर चाइना, तो घिर ही गया ना वो तो। नेपाल भी नेपाल से चलो बेचारा जो नहीं, नेपाल भी अभी बहुत अगेंस्ट ही है अपने। अभी बीच में तो अगेंस्ट था ही हाँ, नेपाल, मतलब बट ये गिरने वाला फैक्टर है, गिर गया। और यूएसए की पहले से आदत है कि आपको एक विलन को मारना है तो दूसरा बड़ा विलन खड़ा करो और फिर वही विलन उनके तरफ आ जाता है, जैसे तालिबान उनके अगेंस्ट आ जाता है। जैसे ओसामा बिन लादेन थे, वो भी क्रिएट किया गया था रशिया को टैकल करने के लिए। कल उठ के उन्होंने ही ट्विन टावर उड़ा दिया। सद्दाम हुसैन उन्होंने ही क्रिएट किया था, फिर वापस वो सद्दाम हुसैन उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो ये सारे लोगों को क्रिएट करने वाले यही है। एक्चुअली यही है। पूरी दुनिया में अगर एक भी बम अगर कहीं गिर रहा है ना आज, तो वो यूएस की वजह से गिर रहा है। यूएस इतना दोगला है। आप जानते हैं ओबामा को नोबेल पीस पुरस्कार दिया हुआ यूएस ने, और यूएस के इतिहास में ओबामा जितने बम किसी ने नहीं गिराए किसी पर। ये अरब स्प्रिंग कराया ओबामा ने कराया। मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज़ में जितने भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब ओबामा ने अपने टाइम पर पीक पे पहुंचा दी थी। यमन क्राइसिस 2013 से ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। सीरिया क्राइसिस तभी से स्टार्ट हुआ है। अरब स्प्रिंग 2011 के आसपास की बात है। और वो अपना आइडल महात्मा गांधी को भी मानते हैं ओबामा कि अहिंसा, आई बिलीव इन अहिंसा, हेंस महात्मा गांधी इज माई आइडल। नाटक करने में नंबर 1 है। हाँ। ठीक है ना। तो ओबामा, ऐसे ही नोबेल पीस पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश वाला। हाँ। आप इन सबसे जानिए कि कैसे चीज़ें चलती हैं। लोगों से मैं खुद कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दो कि ओबामा और मोहम्मद यूनुस में से कौन सी बात है कि आपने उनको नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया। भारत में मैक्सेसे अवार्ड जीतने वाले लोग पता है कौन है? मैक्सेसे भी एक अवार्ड है जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मैक्सेसे अवार्ड अरविंद केजरीवाल ने जीता हुआ है, रवीश कुमार ने जीता हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे लोगों ने भी जीता हुआ है जो सम्माननीय है, पर ज़्यादातर ऐसे लोगों को दिया गया है जो यूएस के काम आ सकते थे। ऐसे एसेट्स बनते हैं। और छोटे से देश लाइक मालदीव्स भी अपने अगेंस्ट था। और भाई उनका तो जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी इलेक्ट हुआ था, हाँ मिर्जू, उसने तो वो टी शर्ट ही पहन दिया था कि इंडिया गो आउट इंडिया। हाँ, वो हालांकि चाइना के इन्फ्लुएंस में था। वो कैंपेन पे तो वो जीता, वो कैंपेन पे ही तो वो जीता है। चलो अभी वापस थोड़े रिलेशन थोड़े बेटर हुए हैं, बट वो कैंपेन पे ही तो जीता। तो आप ये देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों के होने से या बदलने से कितना प्रभाव पड़ता है दुनिया पे और भारत के पड़ोसियों पे। अब जो भारत के पड़ोस से खबरें आ रही हैं वो सब पॉजिटिव्स आ रही हैं। म्यांमार की चिन कम्युनिटी हमें मिक्स होना चाहती है। बांग्लादेश में लग रहा है दोबारा से तख्ता पलट होगा। नेपाल चाहता है कि राजशाही फिर से आ जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तान टूटने की वर्ज पर है। नहीं, पर बांग्लादेश तो अभी काफ़ी अगेंस्ट है ना। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस और उसका सिस्टम अगेंस्ट है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट फिर से हो सकता है। आर्मी अंदर ही अंदर बगावत कर रही है। बांग्लादेश को भी थोड़ा बहुत कोई संभाले हुए ना हल्का सा, तो वो वहाँ का जनरल है, आर्मी जनरल। अब उसके अगेंस्ट ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं जो चाहते हैं कि वो हट जाए। और शेख हसीना अभी भी इंडिया में ही है। हाँ, इंडिया वो तो इंडिया में ही है। वो तो दिल्ली में है। वो तो उनको पहले से ही संभाला था ना। उनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उसको सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी ने। उसके बाद उनकी ये जो बेटी थी, तो ये थोड़ी इंडिया की फेवर में थी, इसीलिए तो वहां पे बहुत सारे लोग के प्रॉब्लम्स थे। यंगस्टर्स को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उनको पता कैसे नहीं है ये सारी चीज, इतना ब्रेन वॉश कैसे हो जा रहे हैं वो? ब्रेन वॉश इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम पूरा उन्हीं का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यंगस्टर्स को कैसे पता चलेगा? या तो किताबों से, या दूसरे यंगस्टर्स से, या दूसरे यंगस्टर्स से, या इंटरनेट से पता चलेगा।
इंटरनेट पे उन्हीं का बोलबाला है। किताबें जो वो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की, आप किसी एक यंगस्टर को पकड़ लेना, उससे पूछना कि भारत के कोई इतिहास के 5 राजाओं के नाम बताओ, तो बड़ी जल्दी से मुगल्स के नाम ले देगा, अकबर, हुमायूं वगैरह वगैरह वगैरह। एक फेमस नाम भी ले देगा, औरंगजेब। हाँ, वो भी दे देगा। काफ़ी। उससे पूछने जाए साउथ इंडिया के 5 का नाम बता दो, या नॉर्थ इंडिया के 5 हिंदू राजाओं के नाम बता दो, भारतीय राजाओं के नाम बता दो, तो एक आध का नाम ले देगा, ले ही नहीं पाएगा। तो क्या राजा नहीं थे हमारे यहाँ? यह इस देश में इतने आक्रमण हुए, पहले मुगलों के, फिर अन्य लोगों के, फिर भी आज इस देश में 80% लोग उसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं जो पहले करते थे। तो किसी ने तो बचाया होगा ना। क्या तभी पता चलेगा जब फिल्म बनेंगी? अभी आपने देखा छावा बनी, तब पता चला, या अन्य फिल्में बनेंगी तभी पता चलेगा। तो जो पुस्तकें लिखने वाले थे, जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे, रोमिला थापर जैसे, वो सब लेफ्टिस्ट लोग थे। वो क्या ही लिखेंगे? वो आप ऐसी चीज़ कभी नहीं लिखेंगे कि आपको कभी अपने देश पर गर्व हो। फॉर एग्जाम्पल, एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। नॉर्थ इंडियंस को बताया जाता था कि आप लोग तो आर्यंस हो, बाहर से आए हो, और साउथ इंडियंस को बताया जाता था कि आप लोग द्रविडियन हो। तो जिन लोगों को ये बता दिया जाएगा कि आप बाहर के हो, आप यहाँ के हो, तो डिवाइड पहले क्रिएट हो गया। ये थ्योरी हमें बाकायदा पढ़ाई गई एनसीईआरटी में। इस थ्योरी को पिछले साल एनसीईआरटी से हटाया है, क्योंकि कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और हमारे यहाँ पर जब आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुई तो पता चला कि हमारा डीएनए हजारों साल से यहीं का है, हम कहीं से नहीं आए। नॉर्थ इंडियंस आर्यंस नहीं हैं, वो भारतीय ही हैं। आप जानकर हैरान होंगे, इस बात को बताने वाले एक शख्स थे जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया, उनकी तौहीन की गई। उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने आज के लगभग 100 साल पहले ये बोल दिया था कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक फेक थ्योरी है, ये असली नहीं है, सब लोग भारतीय ही हैं। तब चूंकि कांग्रेस सरकार मानना नहीं चाहती थी उनकी बात को, तो उनको दरकिनार कर दिया। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ें ना, तो बहुत चीज़ें हमें पता चलेंगी कि कितनी दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। हमारे देश में देखो क्या सिखाया जाता है कि भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप यूएई में जाओ, इतनी अच्छी दिवाली आपके देश में नहीं मनती होगी, इतना यूएई में मनती है। आप सऊदी अरब में जाओ, मोहम्मद बिन सलमान ने इतने रिफॉर्म्स कर दिए वहाँ पर कि सब हैरान है। मैं तो अपने डेली कोचिंग लाइफ में देख रहा हूँ, युवा के सामने अगर देश की बात कर दो तो युवा या तो आपको किसी पार्टी का बता देता है, या युवा को लगता है कि आप कुछ न्यूट्रल नहीं हो। जैसा मैंने बताया, न्यूट्रल होना होता है कानून के हिसाब से काम करना, लेकिन उसको लगता है कि न्यूट्रल का मतलब होता है अपोजिशन की तारीफ करना। भाई इस देश में यूसीसी होना चाहिए, ये कौन कह रहा है? संविधान ही तो कह रहा है, आर्टिकल 44। राहुल गांधी तो कहते हैं कि संविधान होना चाहिए, वो संविधान की किताब लेके घूमते हैं। तो राहुल गांधी बोले ना कि संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि संविधान के आर्टिकल 44 को लागू कर दो, तो आप कहते हो कि हम बाइस्ड हो रहे हैं। नहीं, एक बहुत सही चीज़ आपने बोली। आप जैसे कोचिंग करते हो, कोचिंग देते हो लोग बच्चों को, तो उनको ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन का हम साइड लेंगे तो हम न्यूट्रल हैं। ये उनका एक ब्रेन वॉश्ड है ऐसे। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, टीचर्स नहीं करते उनको सही चीज़ों से अवगत। आप कभी भी देखना, जो टीचर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल टीचर्स हैं, जिनकी बातों का प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, वो टीचर कभी भी ऐसी बात करना ही नहीं चाहते जो देश से संबंधित हो, पॉलिटिक्स से संबंधित हो, आईआर से संबंधित हो। इस तरह की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सच बोलना पड़ेगा, और सच शायद कड़वा होगा। इससे उनके बच्चों का फैन बेस उनसे छूट सकता है। आप समझ रहे हैं? मैं कई ऐसे टीचर्स को बता सकता हूँ जो ये कहते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल चीज़ पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। मुझसे पूछो भाई, क्या आप वोट नहीं देते किसी को? इस देश में हर आदमी वोट देने जाता है कभी ना कभी। तो जो इतनी ज़रूरी चीज़ है, जो आप करोगे ही करोगे, और जिसके फैसले से आपका देश चल सकता है, आपकी ज़िंदगी डिसाइड हो सकती है, आप कहते हो मैं इस पर चर्चा करना नहीं चाहता। दूसरा विषय जिस पर टीचर चर्चा करना नहीं चाहता वो है धर्म। टीचर कहता है मैं धर्म पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। इस देश में किसका धर्म नहीं है बताओ? मतलब दो ऐसी चीज़ें जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, टीचर उस पर चर्चा करना नहीं चाहता, इसलिए बच्चे ब्रेन वॉश हो रहे हैं। आप चर्चा करो ना, चाहे कोई सा धर्म हो। हिंदुइज्म में नेगेटिविटी है, लेकर के आओ सामने, हटाओ, चलो मिलकर हटाते हैं। हटे नहीं है, पहले इतिहास में खूब हटे हैं। सती प्रथा हटी है, चाइल्ड मैरिज हटी है। अगर आपका टीचर आपसे ये कह रहा है कि मैं धर्म पर और पॉलिटिक्स पर बात करना नहीं चाहता, तो समझ जाओ वो टीचर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाए रखना चाहता है, गुड बुक्स बनना चाहता है, और वो सच्चाई पे बात करना नहीं चाहता। और जो आदमी फिर सच्चाई पे बात कर देता है, उसे बाइज कह दिया जाता है। ये कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछना था। हम लोग हमेशा देखते हैं कि कभी भी कोई एग्ज़ाम आती है तो हर कोचिंग वाला अपना एक बिलबोर्ड लगा देता है,
और बोलता है मेरा स्टूडेंट ये आया, मेरा स्टूडेंट का ये रैंक आया, मेरा स्टूडेंट का ये रैंक आया। ये हर कोचिंग क्लास में से हर स्टूडेंट का कोई ना कोई रैंक आया ही होता है। देखिए ऐसा है कि सिर्फ लगाया है नहीं बिल्कुल। आया तो होगा ही ना रैंक, तभी तो। अब सबका कैसे आ सकता है यार कि मेरा भी फर्स्ट आया है, तुम्हारा मेरा भी फर्स्ट आया, ऐसे कैसे हो सकता है? विद फोटो लगाते हैं। और अरे मैं अब खुद का नुकसान कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, पर मैंने जैसे कहा कि सच बोलना हमारी आदत है, नुकसान होगा तो दर्शक अपने आप संभालेंगे। जैसे हर जगह नेक्सस होता है ना माफियागिरी, वैसी कोचिंग में भी है, यूपीएससी कोचिंग में भी है। आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अपना कर सकते हो उतना आपका नाम हो गया, बच्चा सेलेक्ट हो गया। अच्छा, लोग कहते हैं आईएएस ऑफिसर करप्ट क्यों निकल रहे हैं? अब करप्शन कम खो, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बच्चा छन के आए, सेलेक्ट हो जो करप्शन ना करे। एथिक्स का पेपर शामिल किया गया है, क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, मेंस में, कि वही बच्चा छन के आए जो वास्तव में एथिकली साउंड है या करप्ट होने की संभावना उसमें कम है। लेकिन अभी भी इट इज़ नॉट वर्किंग। जिस दिन बच्चे का नंबर आता है कि मेरी रैंक आ गई साहब ये, उसी दिन बच्चे के घर पर 4 या 5 कोचिंग वाले पहुंच जाते हैं उसी दिन कि भाई आप एक काम करिए, आप ना कल आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पढ़े थे तो आप कह देना आप कोचिंग ए में पढ़ा था। बल्कि वो नहीं पढ़ा है ना वहाँ पे, बल्कि नहीं पढ़ा है, मैं कोचिंग ए में पढ़ा था। तो ठीक है आप ऐसा बोल देना, और इसके बदले में ये लीजिए आप मनी ऑफर कर। 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर। इतना ऑफर? बहुत इतना बड़ा ऑफर? हाँ, 1 करोड़ रुपए तो जाएगा। कोई 50 लाख में बन जाएगा, कोई 70 लाख में बन जाएगा, कोई 80 लाख में बन जाएगा, कोई 1 करोड़ में बन जाएगा। भाई आपके एक चेहरे को देख करके हाँ, जो दूसरे इतने सारे लोग हैं उनकी फीस, उसके पास करीब 50 बच्चे तो आएंगे, उतने में कवर हो जाएगा आराम से। और हर बच्चे से वो लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास फीस लेगा। कोई कोचिंग वाला 2.25 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है, कोई 1.25 लाख लेता है। जो जिस हिसाब से फीस लेता है उस हिसाब से ऑफर करेगा। 50 बच्चे में कवर हो गया। 50 तो बहुत मिनिमम बोला। और बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों। फिर दूसरा कोचिंग वाला आएगा कि काम करना, आप ये बोल देना कि ऑप्शनल हमारे यहाँ पढ़ाता। ऑप्शनल भी एक सब्जेक्ट होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। हम आपको इस बात के 15 लाख देते हैं ये लोग। आप जानते हैं कि ऑप्शनल की तैयारी करने में, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने में जो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं उनको 50 से 60 हज़ार रुपये देना पड़ता है। ऑफलाइन लेते हैं तब भी शायद इतनी 60-70 हज़ार है। 50 हज़ार मान के चलो, तो 50 हज़ार का एक बच्चा उन पे आता है। अब आगे आइए, उस कोचिंग में जब बच्चा पढ़ने जाता है, होर्डिंग्स देखता है, तो बच्चा क्या ही वेरीफाई करेगा कि गए थे कि नहीं गए थे। फिर बच्चा खुद को संतुष्टि दे लेता है कि हो सकता है ये वाले भैया ना इस कोचिंग में 3 महीने पढ़े होंगे, फिर हो सकता है कोचिंग की वैल्यू उन्होंने पकड़ ली होगी, इसलिए दोनों ने उनका फोटो लगा दिया। या ये भी सोच सकता है कि हो सकता है पहले इसमें पढ़े होंगे 1 साल, फिर अगले साल इसमें पढ़े होंगे, फिर हो सकता है ऑप्शनल इसमें से किया होगा, तो तीनों ने लगा दिए। फिर कोई ये भी सोच लेता है हो सकता है प्री यहाँ से किया होगा, मेंस यहाँ से किया होगा, इंटरव्यू यहाँ से किया होगा, ऑप्शनल यहाँ से किया खुद ही होगा। कैलकुलेट कर रहा है वो। बच्चा संतुष्टि कैसे देगा? माँ बाप को भी संतुष्टि दिलवा देता है। माँ बाप भी कर लेते हैं कि हाँ भाई दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहे हो तो भाई कुछ बड़ा ही हो रहा होगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन हो रहा होगा। नो डाउट कुछ कोचिंगें बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छे टीचर्स वो रख रही हैं, पर एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है ना। बच्चे को आप भ्रमित कर रहे हो। ठीक है, टीचर आप रख रहे हो। कुछ इस देश में 98% कोचिंग्स बच्चों का, टीचर्स का, दोनों का शोषण करती हैं। 98% कोचिंग्स, केवल 2% है जो चीज़ें ठीक करती हैं। कैसे करती हैं एक्सप्लॉयटेशन? मान लीजिए मुंबई में आपने कोचिंग खोल ली, आपके पास फंड कम था, 5-6 लाख थे, कोचिंग खोल ली, आपने 2-4 बच्चों के फ़ोटो दिखा दिए और बड़ा एडवर्टाइजमेंट करा दिया, होर्डिंग्स वगैरह, ऑनलाइन वगैरह सब आपके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। एडमिशन आ गए, आपने टीचर बुलाया, टीचर से कहा आप 15 दिन क्लास लीजिए, हम आपको 1 लाख रुपये देंगे, आपको डेली 4 घंटे क्लास लेनी है और रहना खाना सब हमारी तरफ से। ठीक है साहब, 15 दिन तक टीचर पढ़ाएगा। टीचर को बिल्कुल अरे कोई दिक्कत तो नहीं सर? अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया बढ़िया। अब जो कोचिंग का ओनर है वो जानता है कि ये टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और कोई सब्जेक्ट आता नहीं, 15 दिन के लिए आया है, तो इससे कह दिया ठीक है सर आप चले जाइए, 3 दिन में पेमेंट पहुंच जाएगा। वो चला गया, 3 दिन उसने फ़ोन किया, सर वो पेमेंट, अरे आ जाएगा सर टेंशन मत लीजिए। फिर थोड़े दिनों बाद फ़ोन ही नहीं उठ रहा, फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा। करते 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 वो आदमी इतना पस्त हो जाएगा कि उसका 1 लाख गया। इस लाइन में पेमेंट टाइम पर उन्हीं को मिलता है जो या तो इतने टैलेंटेड हैं कि बच्चे उनके
शक्ल पे आ रहे उनके हैं, नाम या पे जो- इतने ज़्यादा जुड़े हुए टीचर वो हैं कि 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि वो अगर छोड़ देते हैं तो इफेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर टीचरों से काम करवा लिया जाता है, पैसे तक नहीं दिए जाते। इस देश में 98% IAS PCS की तैयारी कराने वाले जो टीचर्स हैं उनका कोचिंग के मालिक इसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और वही मालिक बच्चों के सामने ऐसे बन जाते हैं कि इनसे बड़ा कोई देवता है ही नहीं। ये चलता है साहब, 98%। 98% साहब। शोषण है एकदम। बच्चा 2 लाख के आसपास कोचिंग की फीस देता है। दिल्ली में रहना खाना का मंथली अगर आप नॉर्मल तरीके से रहोगे तो 20,000 रुपये खर्चा है। साल भर में आपके लगभग 2.5 लाख रुपये इसमें खर्च हो गए। 1 साल कोचिंग का कोर्स नहीं चलता, करीब 1.5 साल खिंच जाता है। 1.5 साल तक बच्चा रहता है तो 5 लाख रुपये खर्च कर देता है। तब जाके तो उसे समझ में आता है कि गणित क्या है। इस 1.5 साल में अगर वो भटक गया, दोस्ती यारी में पड़ गया, इधर उधर हो गया, ये सब तो गया। और उस 5 लाख खर्च करने पर उसे क्या मिल रहा है? एक नॉर्मल सी पढ़ाई जो शायद अपने शहर में रह के भी कर सकता था, किसी नॉर्मल कोचिंग से भी कर सकता था, सेल्फ स्टडी से भी कर सकता था। मैं मानता हूँ कोचिंग ज़रूरी है, अपने शहर में रह करके लोकल तरीके से किसी चीज़ से कर सकता है। बहुत तरीके हैं आजकल तो, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं। बट इनकी फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी? और ये जो कोचिंग के ओनर्स हैं अपनी छवि ऐसे बना के बैठे हुए हैं यूट्यूब पर कि ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई देव मानुष है ही नहीं। ये तो बहुत बहुत जो है भगवान तुल्य व्यक्ति हैं। इनके पास जाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और जब आप इनसे मिलने जाओगे तो आपसे मिलेंगे तक नहीं। और आपके लिए, आपके बारे में मुझे कुछ बोलना था कि अभी अपने कंट्री में जियो पॉलिटिक्स पे जो पकड़ है वो आपकी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है। अभी अपने कंट्री की जियो पॉलिटिक्स में पकड़, आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो, तो मुझे ये जानना था कभी शुरू हुआ, कब आपने ये इंटरेस्ट लेना शुरू किया, चलो भाई ज्योग्राफी जियो पॉलिटिक्स करता हूँ, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं एक्चुअली देहरादून में जब बीटेक एमटेक कर रहा था तो उस दरमियान हमने तैयारी करने की कोशिश करी थी, क्योंकि हमको लगता था कि भाई ऑफिसर बन जाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, जैसे हर कोई सोचता है। तैयारी करते करते हम लोग, मैं मेरा एक दोस्त थे, तो हम लोग उस समय स्वामी विवेकानंद के आश्रम से जुड़ गए थे। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हमने पढ़ा था। तो जुड़ने का तो हमने बहुत उनका वो पढ़ा, टेक्स्ट पढ़ा। तो वहाँ से पता चला कि जीवन का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए। तो वहाँ पता चला कि जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा हो कि जिस दिन आप मरें उस दिन आपको इस बात की संतुष्टि रहे कि मेरा जीवन कुछ काम आया लोगों के। कुछ लोगों को ये लगे कि जीवन जियो तो ऐसे जियो, और आपको ये लगे कि आपको भगवान ने मनुष्य बना के कुछ गलती नहीं करी, पशु में और आप में एक अंतर है। तो वहाँ से हम उनको पढ़ते थे, देखते थे, और वहाँ से एम बनाया था कि देश की सेवा करनी है। पर मार्ग पहले यूपीएससी दिख रहा था और कोई दिख नहीं रहा था उस वक्त। तो हम तैयारी करते रहे, तैयारी करने के साथ साथ हम कई सारी स्किल्स को भी हासिल कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, बच्चों को स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। हम उस समय थिएटर भी कर रहे थे, म्यूज़िक भी सीख रहे थे। उस समय तैयारी उतनी नहीं थी कि हम प्री भी निकाल पाते, हम नहीं निकाल पाए। फिर बीटेक के बाद एमटेक करी, इसी उम्मीद में कि कल को बेरोजगार रहे तो कम से कम नौकरी तो मिल जाएगी। तो एमटेक करने के बाद एक नौकरी लगी, एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में। तो नौकरी जब मैं कर रहा था तो नौकरी मुझे बहुत मेहनत कराती थी, 12-13 घंटे। और तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ था कि अगर मैं 12-13 घंटे यहाँ नौकरी करता रहूँगा तो आज मान लो मुझे 33,000 रुपये मिल रहे हैं, 1-1.5 साल बाद 40 हो जाएंगे, फिर कभी 50 हो जाएंगे, कभी 60 हो जाएंगे। मान लो 4 साल बाद मेरी तनख्वाह 70,000 होती है, 80,000 होती है। इससे अच्छा मैं 4 साल अगर तैयारी करूँ यूपीएससी की, तो अगर यूपीएससी नहीं भी निकला बाय द वे, तो कुछ तो ऐसा निकल जाएगा जो इससे बेहतर होगा। इस उम्मीद में मैंने छोड़ दिया। आगरा आ गया, आगरा में तैयारी करता रहा। तैयारी करते 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 फिर एक आध बार प्री नहीं निकला, फिर निकल गया, मेंस दिया। फिर करते करते उस वक्त मैं पढ़ने लगा था। मैं डेली करंट अफेयर्स जरूर करता था। द हिंदू न्यूज़पेपर आता था, तो उस पर उसका एक्सप्लेनेशन आता था यूट्यूब पर, तो मैं पढ़ता भी था और एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर देख के नोट्स बनाता था। तो मैं 6 महीने तक इस काम को करता रहा। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि जो गिने चुने टॉपिक्स हैं यही हैं जो यूपीएससी में बार बार आते हैं, और यही हैं जो करंट अफेयर कहलाती हैं। वहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे वर्ल्ड का समझ में आने लगा, हल्का हल्का। और करते 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 उस समय मैं इतना वीक था कि मेरा एक आध जानने वाला मित्र था, मैं बोल नहीं सकता नाम, उसको थोड़ा नॉलेज थी आईआर में। तो वो कई बार हमास है ना, हिजबुल्ला, हूती ग्रुप, ये सब बोलता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था हमास क्या होता है, हिजबुल्ला क्या होता है। तो मैं अपनी इन्फीरियरिटी में दब जाता था। पर धीरे धीरे करंट अफेयर करते मैंने कभी गैप नहीं किया करंट अफेयर में। 1.5-2 साल तक लगातार करंट अफेयर करता रहा। वहाँ से अपने आप सीक्वेंस ऐसा बन गया था कि समझ में आने लगा। फिर जब अपना जो है यूपीएससी का जब देने का ख़त्म किया, पढ़ाना स्टार्ट किया कोचिंग्स में, तो जब मैं कोचिंग में कराने जाता था चीज़ें, तो बहुत होमवर्क करता था। सारी वेबसाइट्स देखता था, कहाँ पे क्या हो रहा है, सारे इंटरनेशनल अखबार देखता था, और हर किसी की खबरों को नोट करता था कि अच्छा यूएस में आज इसने ये कहा है,
10 दिन पहले तो ऐसा कहा था, पिछले वाले ने तो ऐसा कहा था, फिर कनेक्ट्स करता था कि अरे ये तो ऐसे 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 हो रहा है। तो वहाँ से वो चीज़ें मैंने एक्चुअली कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ अवेयर रहा हूँ चीज़ों को लेके, मैं किसी की बातों में नहीं आया, दैट इज़ द थिंग, ब्रेन वॉश नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात। तो यही मैं करता रहता हूँ, प्रैक्टिस है, बाकी तो क्या ही है। और अभी आप शेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ बस Yes. मैं शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच Nice. अंकित जी, आप ऑल द वे आगरा से आए हमारे Correct. पॉडकास्ट के लिए। और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हम experience 2-3 महीने से वार्तालाप कर रहे थे, पर हमारा मैच नहीं हो पा रहा था डे और टाइम, पर फाइनली वो हुआ और आज हमारा पॉडकास्ट भी हुआ। तो कैसा लगा आपको द ओवरऑल? बहुत अच्छा। मुझे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, जो आपने पूरा सेटअप लगाया हुआ है, जो वेलकम करने का तरीका है, जो आपका ग्रेटिट्यूड है, वो बहुत कुछ सीखने जैसा है उससे। और इतना लंबा वार्तालाप हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कब 3 घंटे बीत गए, 3 घंटे। और मुंबई भी अच्छा लगा, मुंबई भी हाँ, मैं घूम रहा हूँ। मुंबई पहली बार आए। मैंने आपके पास आने से पहले भी आपके जितने पॉडकास्ट हैं पहले भी देखे हुए थे, कल परसों भी देखे कि कैसा रहता है क्या नहीं रहता। तो बड़े जो यूनिक आप लोगों को लेकर के आते हैं, चाहे कोई हैंड राइटिंग के बारे में बता रहे हैं, कोई अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, तो बड़ा जो है अच्छा लगा कि कोई लोग ऐसे हैं जो फेम के पीछे नहीं भाग रहे, जो काम के पीछे भाग रहे हैं। जनरली सब लोग अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं, हर किसी का अपना टेम्पलेट होता है। कोई शायद मशहूर लोगों को बुलाना चाहता है, कोई ऐसे लोगों को बुलाना चाहता है जिसमें कंटेंट अच्छा हो, कोई ऐसे लोगों को बुलाना चाहता है जो एंटरटेनमेंट करते हो। तो आपका जो फोकस है वो कंटेंट के ऊपर है। Yes, आपका yes. कहना है कि Knowledge के चाहे ऊपर। 2 साल बाद हमारा चैनल चले या लोग उसको जिस वे में आप देखना चाहते हो 1 करोड़ सब्सक्राइबर हों, भले 2 साल बाद हों, 3 साल बाद हों, लेकिन जब लोग पलट के देखें चैनल को तो उन्हें लगना चाहिए कुछ वैल्यूएबल कंटेंट। यस, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, दैट इज योर स्पिरिट एंड दैट इज व्हाट आई लाइक। यस, Nice, थैंक यू nice, अंकित जी, nice. बहुत अच्छा लगा आपसे बात प्लेजर, करके। प्लेजर, Yes. सेम हियर। हमने एक्चुअली पॉडकास्ट में आज ज़्यादा सुना है हाँ। और बहुत कम पूछा है, क्योंकि हमें आज नॉलेज लेना था, क्योंकि हमारे सामने खुद ही जब टीचर बैठे हैं। यूपीएससी के प्रोफेसर बैठे हो टीचर तो बैठे कम तो बोला करो। स्टूडेंट बन के चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। तो वही हमने काम किया, हमने सुनने का काम किया है। और जो भी चीज़ आपको लग रही हो पॉडकास्ट के बारे में कि ये सही बोला गया या फिर ये गलत बोला गया, तो कमेंट सेक्शन आपका है। यस, आप वहाँ आप पे लिख ज़रूर सकते कमेंट करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा अगर आप कोई गेस्ट चाहते हैं कि हम उनको पॉडकास्ट में बुलाएं, तो हम उनको बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन वर्ल्ड। और अंकित दुबे जी की सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो अगर आपको उनको कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। कोचिंग भी लेनी है तो ले सकते कोचिंग भी लेनी है तो ले सकते हैं। हैं। जय सिया राम। हर हर महादेव। थैंक यू। वंदे मातरम।